अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज मैं अपने प्रीवियस नॉवेल का सेकंड लास्ट पार्ट आप लोगों के साथ रीड कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। आप लोगों को इसके नॉवेल के पार्ट्स अच्छे लग रहे होंगे, स्टोरी अच्छी लग रही होगी, केमिस्ट्री हीरो हीरोइन की अच्छी लग रही होगी। एक गैंगस्टर है तो दूसरा बिजनेसमैन है और हीरोइनें भी दोनों ज़बरदस्त ही हैं। मुझे दानियाल और आरजू की केमिस्ट्री बहुत ही एकदम ज़बरदस्त लगती है, मगर इस एपिसोड में आपको बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स दिखेंगे। नॉवेल एकदम 180 डिग्री से चेंज हुई है। उम्मीद है आप सभी को ये ट्विस्ट अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले और मेरे चैनल पर इस जैसे और भी बहुत अच्छे अच्छे से नॉवेल हैं वो आपको सबसे पहले मिले। चलिए अपना नॉवेल स्टार्ट करते हैं। मुंह फुलाए वो घूम रही थी। वो मुकम्मल उसे नज़रअंदाज कर रहा था, ऐसे जैसे उसे जानता ही ना हो। तैयार होकर बाहर निकल जाना, कमरे में लैपटॉप लेकर बैठ जाना और फिर लड़कियों के नाम पुकार कर उनसे बातें करना। अभी वो सोफ़े पर बैठी थी, मुंह फुलाए। पेपर होने में थोड़े दिन ही रह गए थे और पढ़ाई में ज़रा दिल नहीं लग रहा था। वो सामने लैपटॉप गोद में रखा हुआ कुछ टाइप कर रहा था। सुबह के 7 बज रहे थे। वो दांत पीसते उसे अपनी हेज़ल आंखों से घूर रही थी, जैसे सालिम ही निकल जाएगी। मनहूस मारे, काला मुंह नीले पैर हों सबके। वो मुंह फुलाए हुए बड़बड़ाई थी। उसकी बड़बड़ाहट साफ उसके कानों तक पहुंची थी। वो लब दबा गया था, चेहरा हंसी जब्त करने की शिद्दत से सुर्ख पड़ने लगा था। आंखों में चमक दौड़ गई थी। मैडम जी जल रही थी लेकिन बता नहीं रही थी। हेलो रानिया जी जी, एक रिक्वेस्ट थी आपसे। मोबाइल कान को लगाए हुए वो संजीदा आवाज़ में बोला था। आज आरजू का टेस्ट था, तभी किताबें खोले बैठी थी कि कॉलेज जाने से पहले थोड़ा पढ़ ही ले। अब सारा ध्यान हट गया था। अब ध्यान कैसे लगता किताबों में जब मनपसंद शख्स सामने बैठे किसी और से हंस हंस कर बातें कर रहा था। जी मैं आज आपके घर आऊँगा। जी मुझे ये कहना था कि मुझे खीर पसंद है। मैंने रफ़ीक अंकल से सुना है आप खीर बहुत अच्छी बनाती हैं, मेरे लिए वो बनाइएगा। ऐसे कौन कहता है? वो मुस्कुराकर बोला था। आरजू ने गुस्से से मुठ्ठियाँ भींची थी, लबों पर जमाई। मिठियाँ भींचते लबों पर जमाई, गुस्से से दिमाग फूंक रहा था। वो आंखें फुलाए हुए उसे ही देख रही थी, कैसे फरमाइश कर रहा था। उसने बहुत ज़ोर से किताबें टेबल पर दे मारी थी, जिससे दानियाल ने सर उठाकर चौंक कर उसे देखा था। वो मसनूई सा मुस्कुराती जल्दी कुर्ती कमरे से बाहर निकल गई। पीछे उसने लब दबाते कंधे उचकाए थे। चलो खीर तो खाने को मिलेगी ना, वो दिल में सोच कर रह गया था। उसका खुद के लिए पॉजेसिव होना खान को सुकून पहुंचा रहा था। वो मुंह बनाए हुए नीचे किचन में आ गई थी, जहां नूर बेगम खड़ी कुछ बना रही थी। वो मुंह फुलाए वहीं खड़ी हो गई थी। दिल अंदर से उदास हो रहा था। क्या कर रही हैं बड़ी मामा? वो गहरा सांस भरते हुए उदासी भरे लहजे में बोली थी। नूर बेगम ने पलटकर उसके दिलकश शक्ल को मुलाहिजा किया। यकीनन फिर से लड़ाई हुई होगी उसके बेटे और बहू के दरमियान। ये तो चलता ही रहता है। कुछ नहीं बेटा, बस दानियाल के लिए खीर बना रही थी। उसे बहुत पसंद है ना, काफ़ी दिनों से बनाई नहीं है कह रहा था। वो नूर बेगम मुस्कुराकर बोली थी। आरजू ने बुरा सा मुंह बनाया था। खीर से उसे बेइख्तियार ही उसकी फ़ोन पर रानिया से की गई फरमाइश याद आ गई। वो मुंह फुलाए स्लैब से टेक लगा गई। बड़ी मामा मैं भी आपकी हेल्प करूं क्या? वो आम से लहजे में उन्हें देखती हुई बोली थी। उसका दिल उदास हो रहा था। उसे तो कुछ खास बनाना भी नहीं आता था, तभी वो किसी और से फरमाइशें कर रहा था। इसी बहाने वो सीख भी लेगी, वरना वो यूं ही बाहर की खीर खाता रहेगा। हाँ बेटा क्यों नहीं, नूर बेगम के जवाब ने उसे ख्याल दुनिया से बाहर निकाला था। वो मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिला गई थी, फिर स्लैब से टेक छोड़कर सीधी हुई थी। अच्छा मुझे वो चावल पकड़ाओ, नूर बेगम चावल की तरफ इशारा करते हुए बोली थी। आरजू ने इस बात में सर हिलाते हुए चावल उन्हें पकड़ाए थे, जिन्हें उन्होंने दूध में डाल दिया था। आरजू शौक से खड़े सब देख रही थी। आखिर को सीखना जो था कि खीर बाहर ना खाई जाए। हाय ये जलन भी बहुत टेढ़ी चीज़ है, हर काम करने पर मजबूर कर देती है। आरजू बेटा चीनी पकड़ाओ। वो अपने ही ख्यालों में गुम थी। दानियाल कितना खुश होगा जब उसे पता चलेगा कि उसने भी मदद की है खीर बनवाने में। आरजू ने इस बात में सर हिलाया था, फिर मुस्कुराते चेहरे से चीनी उठाकर नूर बेगम को दी थी। थोड़ी देर बाद खीर बन गई थी। छोटी बीबी दानियाल कह रहे हैं उनका नाश्ता आज कमरे में ले आइएगा, फिरोज़ा किचन में आती बोली थी। आरजू ने इस बात में सर हिलाया था, फिर नाश्ता बनाते हुए ही उसने खीर भी ट्रे में रखी थी। आरजू लाओ मुझे दो, आज मैं अपने बेटे को खुद खीर खिलाऊंगी, कब से बोल रहा था मुझे। नूर बेगम उसके हाथों से ट्रे लेते हुए बोली थी। आरजू ने उन्हें ट्रे पकड़ाई और खुद उनके पीछे चलने लगी। कमरे के सामने जाते नूर बेगम हल्की दस्तक के साथ अंदर दाखिल हुई। आरजू भी पीछे थी, कुछ फासले पर खड़ी हो गई। नूर बेगम को देखते दानियाल ने लैपटॉप बंद करते साइड पर रखा था। मैंने आज खीर बनाई है तुम्हारे लिए, नूर बेगम निहायत खुशी से बोली थी। खीर के नाम पर दानियाल ने एक नज़र कुछ फासले पर खड़ी आरजू को देखा, जो उसे ही देख रही थी। बहुत शुक्रिया मम्मा, मेरा बहुत ही दिल कर रहा था, वो आरजू को देखते जताते लहजे में बोला था। आरजू ने मुंह बनाया। नूर बेगम ने जब से पहले खीर ही उठाई
चम्मच भरते हुए दानियाल की जानिब की, जिसे उसने आरजू को बावर करवाने वाली नज़रों से देखते हुए मुंह में लिया था। एकदम ही उसे अपना मुंह का जायका जाता हुआ महसूस हुआ। आखिर में चीनी नहीं नमक था। कड़वापन मुंह में घुलता हुआ महसूस हुआ। नूर बेगम मुस्कुराती नज़रों से उसे देख रही थी, जबकि आरजू ने आईब्रो उठाए हुए सीने पर बाजू को बांधा। कैसी बनी है बेटा? नूर बेगम मुस्कुराते चेहरे के साथ सवालिया होती दानियाल ने बामुश्किल खीर गले से नीचे उतारी थी। वो आफत को देखने लगा था, फिर माँ को देखा। सुबह सुबह उन्होंने उसके लिए खीर बनाई थी, अब वो माँ का मूड तो ख़राब नहीं कर सकता था। अरे बड़ी मामा, थोड़ी और खिलाएं। इतनी जल्दी कैसे पता चलेगा कि कैसे बनी है? और खिलाएं। आरजू करीब आते हुए आंखों में चमक लिए बोली थी। नूर बेगम ने इस बात में सर हिलाते चम्मच भरकर दानियाल की जानिब बढ़ाया था। अब वो ना खा सकता था ना मना कर सकता था। आगे कुआं पीछे खाए वाला हिसाब हो गया था। कड़वा घूंट भरते उसने नमकीन खीर का चम्मच मुंह में रख लिया। एक, दो और फिर तीसरा भी। आरजू होठों को बाहम दबाए मुस्कुराहट जब्त करने की कोशिश कर रही थी। बहुत शौक था ना खीर खाने का, अब खाए खीर, वो भी स्पेशल बीवी के हाथ की बनी हुई। तभी उसने चम्मच की जगह चीनी की जगह दानेदार नमक दे दिया था। और बस नूर बेगम ने भी खीर चेक नहीं की, उसकी तो लॉटरी ही निकल आई थी। कैसी बनी है दानियाल? मैंने स्पेशल हेल्प की है, वो मुस्कुराकर बोली। नूर बेगम ने बेसाख्ता ही उसका माथा चूमा था और इस्बात में सर हिलाया था। बहुत मीठी, दानियाल उसे देखते हुए बोला था। वो जान गया था कौन सी स्पेशल हेल्प हुई है। उसकी आंखें में सुर्खी थी, सुर्खी के साथ ही लो देते जज्बों की आज भी थी। आरजू ने नजरें फेर ली थी। नूर बेगम खीर की कटोरी वापस ट्रे में रखते हुए बाहर जाने लगी थी, जब आरजू भी उनके साथ ही जाने लगी थी। दानियाल ने बेड से उठते हुए उसकी कलाई दबोची। मेरे कपड़े निकाल दो, ऑफिस जाना है मुझे, वो मुस्कुराकर बोला था। आरजू को अपनी जान जाती हुई महसूस हुई थी। नूर बेगम ने पलट कर देखा। उन्होंने नफ़ी में सर हिलाया और कमरे से निकल गई, जबकि उसकी जलती उंगलियां आरजू को अपनी कलाई जलती महसूस हुई। वो उसे घूर रहा था। आरजू ने बामुश्किल डरते हुए नजर उठाकर उसे देखा था। वो नीली आंखों के सुर्ख गोशे लिए उसे देख रहा था। खीर तो खिला दी तुमने वाइट रोज़, लेकिन मीठा थोड़ा कम था, वो तो पूरा कर दो। उसके कमर में हाथ डालते हुए उसे खुद के करीब करते शिद्दत से उसके नाजुक लबों पर झुका था। आरजू ने आंखें मुतहिर हुई थी, धड़कनें मुंतशिर हुई थी, जबकि वो पूरी शिद्दत से उसके सांसों को दस्तरस में ले गया था। उसके हाथों की उंगलियां आरजू की कमर पर रेंग रही थी। जब सांस कम होता महसूस हुआ तो आरजू ने उसकी शर्ट को झटका था। वो आहिस्ते से उससे अलग हुआ। बेशरम हैं आप, वो सुर्ख अनारी चेहरा लिए हुए बौखलाहट छुपाने को सर झुकाए हुए बोली थी। वो गहरी नज़रों से उसे देख रहा था, फिर उसका चेहरा ऊपर उठाते हुए उसकी पेशानी पर लब रखे थे। तुम्हारे मामले में मैं बहुत ज़्यादा, वो उसकी शर्म से लरसती पलकों को देखते सुकून तारी करते लहजे में बोला था। तुम्हारे मामले में मैं हर चीज़ में आखिरी हद पर खड़ा हूँ वाइट रोज़, चाहे वो बेशर्मी हो, इश्क हो या नफ़रत हो। वो उसके कान के करीब मेस्मराइज करती आवाज़ में सरगोशी करता। उसका चेहरा दहका गया। वो बेइख्तियार ही उसके सीने से लगी थी। शर्म से पाँव पर खड़ा रहना मुहाल हो गया कि इनकार के डर से वो इजहार नहीं करती। प्यार तो करती है मगर इकरार नहीं करती। जब से सुना है उस लड़के को सादगी पसंद है, तब से एक लड़की सिंगार नहीं करती। वो हिसार खींचते हुए सहरज़दा सी आवाज़ में बोलता। उसकी धड़कनें मज़ीद बढ़ा गया था। शर्म से गाल मज़ीद दहक उठे थे। कितना खूबसूरत एहसास था। वो शख्स उसका है और वो फ़कत उसकी। सूरज की किरणें खिड़की से होती हुई सीधा उसके चेहरे पर पड़ी थीं। वो यूं ही 2 मिनट लेटा रहा, फिर आहिस्ते से आंखें खोले। उसने इधर उधर देखा। नज़र साथ लेटे वजूद पर ठहर सी गई थी। वो उसके सीने पर सर रखे नींद में थी। चेहरे पर सुकून बिखरा हुआ था। माहिल ने बड़ी नरमी से उसके बालों में उंगलियां चलाई थीं। उसका हर दर्द उस नाजुक अंदाम लड़की ने खुद में समेट लिया था। वो खुद को बहुत हल्का महसूस कर रहा था। आहिस्ते से करवट लेती उसने अपनी बटरफ्लाई के बाल माथे पर पीछे करते एक सुलगता लम्स उसकी पेशानी पर छोड़ा। बटरफ्लाई, हम दोनों वहाँ खड़े हैं जहाँ बर्बादी हमसे एक कदम की दूरी पर है। वो उसके कान में सरगोशी करते हुए कान के लौ को लबों से दबाते उसके खूबसूरत मासूम चेहरे को देखने लगा था। लबों पर एक मुस्कुराहट बिखर गई जब टेबल पर पड़ा हुआ मोबाइल ज़ोरों शोरों से बजने लगा था। उसके माथे पर बल्ला मुदार हुए थे। उसके पास से उठते हुए उसने मोबाइल उठाकर कान को लगाया। और कितनी देर तक इन्हें पकड़कर रखना है? दूसरी जानिब से कासिम था। वो बहुत बेजार लहजे में बोला था। माहिल ने पीछे मुड़कर एक नज़र सोई हुई माह पर डाली थी। वो लब भीज गया, आंखों में सर्दपन ठहर गया। आ रहा हूँ। बेड से उठते हुए उसने मोबाइल बंद करते हुए साइड टेबल पर रखा था। बाजू पर बंधी हुई पट्टी को इग्नोर करते वो फ्रेश हुआ। काले कपड़ों में उसने सर पर हैट रखी और कमरे से बाहर निकल गया। सीढ़ियाँ उतरता हुआ वो नीचे गया, फिर हॉल से गुजरता हुआ बाहर लॉन में आया था। एक
साइड आते उसने कासिम को देखा था, जो सर झुकाए हुए लब दबाए खड़ा था। क्या तकलीफ़ पड़ गई है? वो लब भींचते हुए ठंडे ठाड़ लहजे में बोला था। कासिम ने आंखों से पास दरख्त से बंधे हुए 2 आदमियों को देखा। वो वही आदमी थे जिन्होंने कल रात हमला किया था। तो कुछ तो मारे गए थे, बस वही 2 बच गए थे। एक ही सवाल पूछूंगा, किसने भेजा था? वो लॉन्ग कोट में हाथ डाले हुए संजीदगी से बोला था। आदमी ने दरख्त के साथ बंधे, ये तो पढ़ लिया था मैंने, नवाब ने, खबर के बड़े भाई ने। उनमें से एक आदमी लड़खड़ाते लहजे में बोला था। उसके माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हुए थे। कोशिश अच्छी थी लेकिन इतनी भी नहीं कि मुझे मार सके। निहायत ही नरमी से वो बोला था कि लॉन्ग कोट से हाथ बाहर निकाला। उसके हाथ में रिवॉल्वर थी। उसने दरख्त से बंधे दोनों आदमियों पर फायर कर दिया था। फायर कर दिया था। हवा में गोलियों की आवाज़ गूंज उठी थी। आह, वो चीखी थी। अलेक्जेंडर ने पलटकर देखा था। वो कानों पर हाथ रखे हैरत से उसे देख रही थी। ये दूसरी बार था जब उसने अलेक्जेंडर को किसी को मारते हुए देखा था। माँ ने खौफ से फैली आंखों से उसे देखा था। कितना सुकून था उसके चेहरे पर, जैसे उसने कुछ नहीं किया हो, जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। उसकी आँख खुली तो पहली नज़र बैठ के दूसरी साइड पर पड़ी थी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वो उठकर बैठी थी। कमरे में भी कोई नहीं था। माँ ने मुँह बसोरा उठी और फ्रेश होने वॉशरूम में चली गई थी। बाहर आते हुए वो अलेक्जेंडर को ढूंढते साथ घर को देखते चल रही थी। घर बहुत ही खूबसूरत था। जब कदम बाहर निकले तो वो रुक गई थी। सामने हेड को देखते हुए समझ गई थी वो अलेक्जेंडर ही था। लेकिन जब उसने आराम से 2 आदमी पर गोली चला दी, माँ का सांस अटक गया था। यहाँ क्या कर रही हो तुम? वो दांत पीसते हुए बोला था। माँ के जिस्म से खौफ फैल गया था। वो जिस्म कँपाने लगा था। वो उसकी जानिब कदम बढ़ाता गया। एक बार पलटकर कासिम को देखा, जिसका मतलब समझते वो लाशों को ठिकाने लगाता। माँ की आंख से आंसू गिरकर अब भी शफाक था। तुमने मार दिया इन लोगों को? क्यों मारा? माँ हैरत से बोली थी। अलेक्जेंडर ने बेजार नज़रों से उसे देखा था। सोच लिया था वो उससे इन सब चीज़ों से रोक लेगी, अपनी मोहब्बत से, अपनी चाहत से। लेकिन उसकी खुशी की पहली ही किरण पर वो पीछे रह गई थी। उन्होंने मुझे मारना चाहा था और मुझे तकलीफ़ दे। मैं ऐसे लोगों को बस एक ही चीज़ रिटर्न करता हूँ, मौत। वो सुकून आमीज़ लहजे में बोला था। रिवॉल्वर वापस लॉन्ग कोट में रख गया था। माँ हैरत से फैली आंखों से उसे देख रही थी। तुम बहुत बुरे हो, वो हैरत ज़दा लहजे में बोली थी, जैसे उसे जवाब की तवक्को ना हो। उसे अलेक्जेंडर से वो धीरे से हंसा था। वो मुस्कुराहट दिल में व रूह घायल करने के लिए काफ़ी थी। माँ हैरत से उसे देख रही थी। वो 2 कदम पीछे हुआ, फिर हैट उतार कर बाजू हल्के से खोलकर ज़रा सा झुकते हुए दाद वसूल की थी। माँ सांस रोके उसके किए गए अमल को देखने लगी थी। तुम हमेशा सच बोलती हो बटरफ्लाई। वही जुमला उसके अंदाज पर माँ को झिरझिरी सी आई थी। अलेक्जेंडर। कुछ फासले से कासिम की आवाज़ उभरी। जब हैट वापस रखते हुए उसने हुंकार भरा था। कासिम तजबस का शिकार खड़ा था कि वो उसे बताए या न बताए। बाहर कमिश्नर खड़ा है। कासिम थूक निकलते हुए मध्यम सी आवाज़ में बोला था। माँ ने मेन गेट के जानिब देखा। वो शिद्दत खौफ में मुब्तला थी। वो आगे बढ़ने लगा। जब अलेक्जेंडर ने उसकी कलाई थामे उसे अपनी जानिब खींचा था, वो सीधा उसकी चौड़े सीने से आ लगी थी। किधर बटरफ्लाई? इजाज़त नहीं लोगी शौहर से? वो आईब्रो झुकाकर बोला था, साथ एक उंगली उसकी गाल पर घुमाते सहलाने लगा था। माँ की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी हुई थी। मुझे मिलना है, वो नम आंखों से बोली थी। लहजे में आहिस्ता आहिस्ता खौफ फैलने लगा था। अलेक्जेंडर ने उसकी कलाई छोड़ दी थी। ससुर जी बहुत चालाक हैं, मुझ तक हमेशा पहुंच जाते हैं, लेकिन देरी से। खैर कासिम, इन्हें बाइज्जत अंदर लाओ, वो रोबदार लहजे में बोला था। साथ माँ की कलाई पकड़ते हुए उसे खींचते अंदर ले आया था। हॉल में रखे हुए सोफे पर उससे बिठाया। वो खुद भी बैठ गया था। माँ शिद्दत से उसे अपने बाबा का इंतज़ार कर रही थी। बटरफ्लाई, जो भी बात करना सोच समझ कर करना। वो उसके कंधों पर बाजू फैलाए हुए उसे खुद के साथ लगाए बोला था। कोई और वक्त होता तो माँ को खुशी का एहसास होता, लेकिन इस वक्त वो उसे 2 लोगों को मारते देख चुकी थी। खुशी तो दूर की बात थी। अब बाबा, माँ के लबों से बेचैनी सी सिसकी निकली थी। अलेक्जेंडर ने नजर उठाकर सामने देखा था। सामने ही दरवाजे में जमशेद खान खड़े थे। आंखों में गुस्सा भरे वो कदम उठाते हुए आगे बढ़े और सामने रखे एक सोफे पर खुद ही बैठ गए थे। माँ ने अलेक्जेंडर की तरफ देखा, जिसने टांग पर टांग चढ़ा ली थी। कहिए ससुर जी, कोई काम था क्या? वो आईब्रो झुकाकर बोला था। जमशेद खान ने खा जाने वाली नज़रों से उसे देखा था। माँ ने अपने बाबा को देखा। मैं अपनी बेटी को लेने आया हूँ, वो रूखे लहजे में बोले थे। माँ ने बेसाख्ता ही उसे देखा। उसके चेहरे के तासुरात को जांचना चाहता था। आपकी बेटी अब मेरी है और मेरी इजाज़त के बगैर वो यहाँ से नहीं जाएगी। चले छोड़ें, इसी से पूछ लेते हैं वो मुझे छोड़कर जाना चाहती है या नहीं। अलेक्जेंडर ने माँ के कंधे पर बाजू हटाया था और रुख उसकी जानिब किया था। उसे देखा। बटरफ्लाई, जाना चाहती हो मुझे छोड़कर? वो आईब्रो उठाकर सर्द लहजे में बोला था। माँ को समझ नहीं आई वो उससे पूछ रहा है या उसे धमकी दे रहा है। बब्बा
वो बोलते बोलते रुक गई थी। जब अलेक्जेंडर ने उसका चेहरा हाथों में प्यालों में भरे, उसे अपने दिल की रफ्तार मध्यम होती महसूस हुई थी। मुझे छोड़कर गई तो हमेशा के लिए जाओगी। मैं वापसी का रास्ते अभी इसी वक्त बंद कर दूंगा। सर्द लहजे में धमकी आमेज धौंस से भरा माहा के गलों में गिल्टी उभरी। उसने एक सर घुमाकर बाप को देखा। वो सख्त गुस्से से अलेक्जेंडर को देख रहे थे। माहा जाना चाहती थी, सबसे मिलना चाहती थी, लेकिन अलेक्जेंडर की बात ने उसके दिल को बेचैन कर दिया था। वो उसे छोड़ नहीं सकती थी। अगर वो चली गई तो वो यहाँ वापस नहीं आ सकेगी। माहा, तुम आओ मेरे साथ। जमशेद खान सोफे से उठते हुए दरश्त लहजे में बोले थे। माहा ने अलेक्जेंडर को देखा। उसने उसका चेहरा आज़ाद कर दिया था। वो अब सीधा होकर बैठ चुका था। सिगरेट निकालते उसने अपना म्यूजिकल लाइटर निकालते हुए सिगरेट सुलगाई थी और लबों में दबा ली थी। माहा अजीब कश्मकश में थी। बाबा, मुझे नहीं जाना, वो सर झुकाए हुए बोली थी। उसकी आंखों से आंसू गिरा था। जमशेद खान ने बेयकीनी से बेटी को देखा था। माहा, ये तुम क्या बोल रही हो बेटा? तुम यहाँ रहना चाहती हो इस शख्स के साथ? तुम्हें पता है ये कैसा शख्स है? जमशेद खान ने बेटी को बेयकीनी से देखते हुए जैसे अलेक्जेंडर के बारे में बहुत कुछ बावर करवाना चाहा था। बस बहुत हो गया है, वो आपके साथ नहीं जाना चाहती है। सुन लिया ना अब आपने? जाए यहाँ से। अलेक्जेंडर खड़े होते हुए माहा को वापस होश से लगाते हुए करख्त लहजे में रोब से बोला था। जमशेद खान ने बेटी को नम आंखों से उन्हें देख रही थी। बाबा, मैं ठीक हूँ यहाँ, वो मध्यम आवाज़ में बोली थी। जमशेद खान ने खूंखार नज़रों से अलेक्जेंडर को देखा था। उन्हें लग रहा था उनकी बेटी उसके डर से ये सब बोल रही है। वो लब भीजे वहाँ से निकल गए। अलेक्जेंडर ने मेज़ पर रखी हुई एश ट्रे में सिगरेट फेंकी। रो क्यों रही हो? मैं हूँ ना, खुश हो जाओ। उसका रुख अपनी जानिब करते वो नरमी से बोलते उसके आंसू साफ कर गया था। चलो तुम्हें ब्रेकफास्ट करवाऊँ। उसे हिसार में लेते हुए वो आगे के जाने बढ़ गया था। उसे नहीं पता था वो क्या कर रहा है। बस कुछ बातें ऐसी थीं जिन्हें वो पोशीदा रखना चाहता था, गहरी राज की बातें। आरजू ने आंखें मीचते हुए जमाई रोकी थी। आज इतवार था। बेड से उठते हुए उसने अलमारी से कपड़े लिए और फ्रेश होने वॉशरूम में बंद हो गई थी। फिर थोड़ी ही देर बाद वो फ्रेश सी बाहर निकली थी। आईने में खुद को देखते फिर कुछ सोचा, क्यों ना दानियाल को आज तंग किया जाए। तैयार होते हुए बाहर निकली थी। हॉल में सब लोग बैठे थे। वो किसी ज़रूरी मसले पर बात कर रहे थे। कल सफ़ीर साहब की तबीयत ख़राब हो गई थी। दानियाल उनके पास बैठा था। फिर शमशेद खान ने माहा से ठीक होने को नवीद दी थी, जिसने सफ़िया बेगम को कुछ सुकून आया था। आरज़ू लब काटते हुए आगे बढ़ी। दानियाल ने नज़र उठाकर उसे देखा। वो उसे इग्नोर कर रहा था कि उसकी दूरी का आरज़ू को एहसास हो, लेकिन यहाँ तो आफत उसे चारों शाने चित करने पर तुली हुई थी। दानियाल की नज़रें उसके सरापे पर ठहर गई थी। वो लब दबा गई थी। वो अच्छे से तैयार होकर इसीलिए आई थी। आंखों में काजल की लकीरें खींची थीं। दानियाल की नज़रें फिरी। वो उसे काफ़ी ज़्यादा इग्नोर कर रहा था कल से, और अब जब्त करना मुश्किल लग रहा था। उसने चेहरे पर सर्द तासुरात सजाए और उसके वजूद से नज़रें हटा ली थी। आरज़ू ने उससे घूरा था। जवाब सोफ़े पर, जो अब सोफ़े पर सर्द तासुरात लिए बैठा था। उसका दिल बार बार बगावत कर रहा था। अंदर सोए जज्बात को तपक तपक कर सुला रहा था। सुने, आरज़ू की पतली सी बारीक आवाज़ पर दानियाल ने सर उठाकर उसे सुर्ख होती आंखों से घूरा था। सब लोग हॉल में बैठे थे। उसके ऐसे पुकारने पर उनके चेहरे पर दबी दबी हंसी उभरी थी। खान, आरज़ू फिर से बोली थी। दानियाल ने जब्त से मुठ्ठियाँ बनाती हुई हाथ बाहम जोड़ लिए थे। उसने आरज़ू की तरफ देखा जो सोफ़े की पुश्त पर खड़ी थी। बाबा, खान बाबा, वो मुस्कुराकर बोली थी। उसकी बात पर सबने दांतों तले लब दबाए थे। जो खान कहने के चंद सेकंड बाद बाबा कह रही थी, जी बाबा, आप रेस्ट करें, आपको रेस्ट की ज़रूरत है। दानियाल उस पर से नज़रें हटाते हुए सामने सोफ़े पर बैठे सफ़ीर साहब को देखते संजीदगी से बोला था। खान, आरज़ू बुलंद आवाज़ में फिर से उसे देखते हुए बोली थी। दानियाल ने नज़र उठाकर उसे देखा। आली ने कहा रोका था। खान बाबा, कहाँ हैं आप? वो लब दबाकर बोली थी। उसके गालों का गड्ढा गहरा हुआ था। दानियाल सफ़ीर खान को अपना आप इसमें डूबता हुआ महसूस हुआ था। वो उसकी शरारत साफ समझ रहा था। जो खान पुकारने के बाद दानियाल के देखते ही बापा पुकार देती थी। जी आरज़ू बेटा, खान बाबा दरवाजे पर खड़े बोले थे। आरज़ू ने लब काटे थे। खान, आपको सुनाई क्यों नहीं दे रहा? आरज़ू मुँह बनाते हुए बोली थी। खान बाबा हैरानगी से उसे देख रहे थे। उसने कभी अकेले उन्हें खान नहीं कहा था। क्या है? दानियाल बुरी तरह डिस्टर्ब हो रहा था। कुछ जज्बात बोझल से हो रहे थे। वो मुँह फाड़ सर झाड़ अंदाज में बोला था। खान बाबा, मुझे कल कॉलेज नहीं जाना, बस यही बताना था। आरज़ू दानियाल को मुकम्मल नज़रअंदाज करते बोली थी। खान बाबा बेचारे सर हिलाते पलट गए थे। हा 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 हा। सबसे पहले आगा जी का कह गूंजा था और इससे पीछे बाकी सबका। दानियाल का चेहरा सुर्ख पड़ गया था जबकि आरज़ू दांत निकाल रही थी। खान, आरज़ू फिर से बोली थी। दानियाल अपनी जगह से उठा था। आरज़ू उसका इरादा भापते हुए पीछे की जाने पड़ी थी। बोलो, क्या मसला है? वो टेबल के पास से घूमता हुआ अब भागने के से अंदाज में उसके जानिब लपका था और इतनी ही फुर्ती से आरज़ू खान वहाँ से भागी।
अब वो आगे भाग रही थी और वो दानियाल सफ़ीर खान उसके पीछे। वो बाहर निकल आई थी। इसका कहकहा गूंज रहा था। दानियाल सफ़ीर खान को जिज करने का अपना ही मज़ा था। वो पिछले लॉन में चली आई थी। पीछे दीवार होने की वजह से दीवार के साथ लग गई थी, जबकि दानियाल के कदम भी आहिस्ता हो गए थे। वो बहुत बोझल नज़रों से उसे देख रहा था। वो एक जिस्त में उस तक पहुँचा था। वो एक कदम के फासले पर रुक गया। आरजू दीवार के साथ चिपक गई थी, जबकि दीवार में ही कहीं पे वस हो जाएगी। बोलो, सुन रहा हूँ, अब सुकून से बोलो। सहरतारी करती मध्यम गंभीर आवाज़ पर आरजू का दिल तेज़ी से धड़का था। उसने उसकी नीली आंखों में देखा था, जहाँ खुमारी का नशा छलक रहा था। आरजू खान के गालों में गिल्टी उभरी थी, जबकि वो बोझल होते जज्बातों पर काबू होते हुए उसके गुदाज होठों को सहलाने लगा था। कुछ कह रही थी तुम? वो उसकी हेज़ल आंखों को देखते हुए झुकते उसके लबों को निहायती नरमी से जज्बात से छू गया था। आरजू का दिल शिद्दत से धड़का था। वो आफत कभी पास नहीं आ सकती थी। वो तो उससे अच्छा खासा इग्नोर करने वाला था, लेकिन ऐसा कहाँ मुमकिन था। दानियाल ने उसकी काजल लगी आंखों में फिर से झाँका था। क्या आंखें थीं, एक साथ सारे जज्बात ने छावर करने को मजबूर कर दी थी। कशिश रखने वाली और गहरी आंखें, सुकून चैन बर्बाद कर देने वाली वो आंखें। चांदी सोना एक तरफ, तेरा होना एक तरफ तेरी आंखें, जादू टोना एक तरफ। वो उसके बाल कानों के पीछे करते, गंभीर लहजे में सरगोशी करते, तपिश भरी सांसें कान पर छोड़ता उसके रुखसारों को शिद्दत से चूम गया था। आरजू ने ज़ोर से आंखें मीची थी। दानियाल, मुझे पढ़ना है। उसकी बढ़ती गुस्ताखियों को महसूस करते वो लड़खड़ाते लहजे में बोली थी। खान धीरे से मुस्कुराया था। जब तुम्हारे फाइनल्स हो जाएंगे फिर मैं देखूंगा तुम कौन सा बहाना लगाकर मुझे रोकती हो। उसके सुर्ख पड़ती गाल को देखते वो उसकी पेशानी से पेशानी टिकाए गहरा सांस भरते हुए उसकी खुशबू को खुद में उतारते बोला था। आरजू ने शर्म से नज़रें झुका ली थी। जाओ, वो खफगी से उसे देखते बोला था। आरजू ने उसकी आंखों में खफगी देखी थी तो कुछ कहना चाहा था, जब वो पलट गया। आरजू भी कंधा उचकाते हुए वहाँ से चली गई थी, लेकिन गाल अब भी दहक रहे थे। वो अंदर नहीं जाना चाहती थी, तभी लॉन के चक्कर लगाने लगी। फाइनल नज़दीक आ रहे थे, ऐसे में वो बहुत कम किसी से बात कर रही थी। मरवा से भी बस कॉलेज में ही बात होती थी, वो भी पढ़ाई के मुतालिक वो पढ़ती रहती थी। लेकिन मजाल है जो फार्मूले उसके जहन में जाते, फिज़िक्स ने तो उसे तिकनी का नाच नचवा दिया था। जो याद करती वो भूल जाती। यूँ भी वो काफ़ी डिस्टर्ब थी। वजह उसका शौहर था। वो बहुत कम तवज्जो दे रहा था उस पर, शर्तें अपनी जगह, लेकिन अब आरजू को उसकी ख़ुद को नज़रअंदाज करना खटकने लगा था। वो कमरे में नहीं आता था, ज़्यादा वक्त स्टडी में गुजारता था। कमरे में आता भी था, नज़रअंदाज करना ठटक सा गया था। कमरे में नहीं आता था, ज़्यादा वक्त स्टडी में गुजारता था। कमरे के साथ बिल थी वो। आरजू बहुत बेचैनी से बेड पर किताबें फैलाए पढ़ने की कोशिश करती रहती थी, लेकिन वो ठीक से पढ़ भी नहीं पा रही थी। शाम का वक्त था जब वो कमरे में दाखिल हुआ। आरजू ने नज़र उठाकर उसे देखा था। 3 दिन गुजर चुके थे, वो उसके साथ ऐसा रवैया रखे हुए था। ऐसा क्यों कर रहा था वो? आरजू को समझ नहीं आ रही थी। शर्त गई भाड़ में। आज तो वो उससे पूछ कर रहेगी, आखिर ऐसी भी क्या शर्त? दानियाल, उसके अल्फाज मुंह में ही रह गए थे जब वो अपना ड्रेस लेता हुआ वॉशरूम में घुस गया था। आरजू की आंखों में नमी उतर गई थी। क्या शर्त उससे ज़्यादा ज़रूरी थी, या फिर उसका दिल भर गया था उससे? अजीब गलत से ख्याल दिल में आने लगे थे। वो 10 मिनट बाद बाहर निकला था। आईने के सामने वो अपने बाल सेट कर रहा था। आरजू उसके पास चली आई थी। दिल अजीब ही हो रहा था। उसकी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो नाराज़ क्यों था उसे समझ नहीं आ रहा था। दानियाल, क्या हुआ है? वो उंगलियां चटकाते उदासी से बोली थी। दानियाल ने एक नज़र उसे देखा था और फिर परफ्यूम उसके जाने बढ़ाया था, जैसे उसे नासमझी से पकड़ लिया था। परफ्यूम लगा दो मुझे, वो कपलिंग्स ठीक करते हुए बोला था। आरजू ने लब काटते हुए परफ्यूम उससे इस पर स्प्रे किया था। उसे तैयार होते देख उसे बहुत ही अजीब लग रहा था। दिल बैठा जा रहा था। क्या दानियाल की नज़र में अब वो किसी अहमियत की हामिल नहीं, जो वो उससे बुलाना भी गवारा नहीं कर रहा? खैरियत, वो परफ्यूम लगाते हुए बोली थी। दानियाल ने आईने में अपना अक्स देखा था। आरजू ने भी सर घुमाकर देखा। वो बहुत पुरकशिश लग रहा था। आरजू का दिल शिद्दत से धड़का। आईने में इन दोनों का अक्स वाज़ा हुआ, लेकिन कुछ तो कमी थी, शायद दानियाल के चेहरे पर छाई हुई संजीदगी के चलते। ज़रा और लगाओ, संजीदगी से कहते हुए उसने आरजू को की तरफ देखा था। आरजू ने नम आंखों से उसे देखा था। इतना परफ्यूम नहीं लगाते, वो लब काटते हुए बोली थी। दानियाल ने चौंक कर उसे देखा, जैसे उसकी बात को समझ ना पाया हो। क्यों? वो सवालिया हुआ था। आपने सुना नहीं, ज़्यादा परफ्यूम लगाने से चुड़ैलें चिमट जाती हैं। वो मुंह फुलाए हुए बोली थी, ऐसे जैसे वो बहुत अहम बात बताई हो उसे। अंदाज़ा है मुझे। उसके सरापे को बगौर देखते वो सर को इस बात में हिलाते हुए बोला था, साथ ही परफ्यूम पकड़कर उस पर स्प्रे किया था। आरजू चौकी थी। वो आहिस्तेगी से झुका और उसके कंधे पर लम्स छोड़ते हुए गहरा सांस भरा था। दिल फरेब खुशबू महसूस करते वो हल्का सा मुस्कुराया था। उसके अमल पर आरजू ने ज़ोर से आंखें मीची थी। वो साइड होता कमरे से बाहर निकल गया था। आरजू ने आंखें खोली तो वहाँ नहीं था, लेकिन इसकी खुशबू अब भी आरजू के असाब पर सवार थी। वो अब भी उसके अपने हिसार में ले रहा था।
लेकिन आरज़ू खान अब भी बेचैन थी। क्या था अगर वो उसकी आंखों में आई नमी को महसूस करते, उससे वजह पूछ लेता। वो काफ़ी बदल गया था। बेसाख्ता ही ये सोचते आरज़ू की आंखों से गर्म सियाल बह निकला था। क्या वाकई वो बदल गया था? कितना तकलीफदा एहसास था। वो आरज़ू को अपनी सांस अटकती हुई महसूस हुई थी। वो बेड पर गिरते रोने लगी थी। उसका ना बोलना, उसका मनाना बहुत तकलीफ दे रहा था, दिल चीर रहा था। माहिल, वो धीरे से बोली थी। चेहरे पर खुशी फैली हुई थी, काली आंखें खुशी के जज्बों से चमक रही थी। वो उसके कंधे पर ठोड़ी रखते हुए हंकारा भरते बोला था। उसे बाहों में भरे वो पुरफुसू माहौल में बैठे थे। पूल साइड पर पूल के किनारे वो उससे बाहों में भरे थोड़ी उसके कंधे पर टिकाए हुए बैठा था। महा बहुत ही खुश थी। एक हफ्ते से वो उसका बहुत ख्याल रख रहा था, अपनी हथेली का छाला बनाकर रखा हुआ था। अब तो महा का दिल उसकी मोहब्बत में डूबते ही जा रहा था। उसने पलटकर माहिल को देखते हुए उसके गाल पर हाथ रखा, जैसे थाम कर माहिल ने लबों से लगाते हुए आंखें बंद कर ली थी। माहिल, आप मुझसे मोहब्बत करते हैं? वो आंखों में उम्मीद लिए बोली थी। पिछले एक हफ्ते से वो जिस तरह इसका ख्याल रख रहा था, उससे कोई भी देखता तो यही कहता, माहिल राना महा की मोहब्बत में पोर पोर डूब चला है। महा के दिल को सुकून था, लेकिन वो उसके लबों से इकरार चाहती थी। वो उस एहसास को महसूस करना चाहती थी, चाहे जाने के एहसास को दिल में उतारना चाहती थी। तुम्हें क्या लगता है? वो उसे देखते हुए सवालिया होता, हल्का सा नीचे झुकते उसकी नाक से नाक रगड़ डाली थी। महा के गाल पर गुलाल बिखरा था। नहीं, आप मुझे बताएं, आप मुझसे मोहब्बत करते हैं? महा को अपने गाल दहकते हुए महसूस हो रहे थे। पलकें लरजने लगी थी। माहिल ने धीरे से उसके गाल को छुआ था। मैं सबके सामने बताऊंगा बटरफ्लाई, मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या जज्बात हैं। उसके माथे पर सुलगता लम्स छोड़ते वो बारी बारी उसकी आंखों को चूम गया था। कब? महा के लबों से बेसाख्ता ही निकला था। वो शिद्दत से इंतज़ार कर रही थी उसके इकरार का। उसके जल्दबाजी पर वो हंस दिया था। बताएं ना माहिल, कब करेंगे आप इकरार? आपको पता है आपके बगैर मैं अब हरगिज़ भी नहीं जी सकती। महा उसे देखते हुए बेचैनी से बोली थी। माहिल ने उसकी पेशानी से पेशानी टिकाई और गहरा सांस भरा। आज दोपहर आपके घर जाएंगे, वहाँ सबके सामने बटरफ्लाई, मैं आपको अपने एहसास बताऊँगा। वो उसके लबों को हल्के से छूते हुए बोला था। फिर एक गहरा सांस भरा। महा सांस रोक गई थी। वो घर जाने जाएंगे। महा ये सुनकर बहुत खुश हुई थी। माहिल, आप ये सब छोड़ दें, कुछ सोचते हुए वो डरते डरते बोली थी। वो इस वक्त माहिल को ज़रा सी भी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, तभी बहुत सोच समझ कर बोली थी। छोड़ दूंगा। वो उसकी गर्दन पर लब रखे मसरूर लहजे में बोला था। महा की आंखों में चमक दौड़ गई थी। सच? वो खुशी से उसके गाले लगी थी, जिस पर माहिल ने उसके गिर्द हिजार तंग कर लिया था। जलते होठ उसके कंधे पर रखते हुए तो वो कसमसा कर रह गई थी। हाँ सच, आज के बाद मैं इन सब से आज़ाद हो जाऊंगा। महा के बालों को सहलाते वो संजीदगी से बोला था। उसके लहजे में पुरस्रारी थी। बेड पर बैठते उसकी आंखों में आंसू थे। दिल दर्द से भरा पड़ा था, जिन्हें आंसुओं के रास्ते वो बाहर निकाल रही थी। अपनी आदत लगाकर वो शख्स यूं अनजान बना बैठा था, जैसे वो उसे जानता ही ना हो। यूं ही दूर हो रहा था, जैसे हवा का झोंका हो, बस एक बार छूकर गुजर जाए। अब हर चीज़ से वो चिड़चिड़ी हो रही थी। दिल कहीं भी नहीं लग रहा था। कल पहला पेपर था और उसकी तैयारी भी इतनी ख़ास नहीं थी। उसे अच्छे से याद था। एक हफ्ते से वो उससे मुंह मोड़े बैठा था। वजह क्या थी आखिर? वो कुछ बोलते क्यों नहीं? आरज़ू को शिद्दत से रोना आया था। उसने आंखें रगड़ी, कई बहाने दिल को दिए, लेकिन दिल तो ढीठ था, मान ही नहीं रहा था। अभी परसों ही उनके दरमियान बात हुई थी, जिसे सोचते हुए आरज़ू का दिल गम से अब फटने वाला हुआ था। उससे ने उन लम्हात को याद किया था। दानियाल, बात क्यों नहीं कर रहे ठीक से? मेरे साथ दिल भर गया है क्या आपका? वो लब भींचे हुए बोली थी। वो काफ़ी डिस्टर्ब था। वो ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी जहनी तौर पर। उससे जो मुंह में आया बोल गई थी। दानियाल ने सुर्ख डोरे लिए आंखों से उसे देखा था। जाकर पढ़ाई करो, तुम्हारे फाइनल्स होने वाले हैं ना? वो मुठ्ठियाँ भींचते हुए बोला था। आरज़ू ने गुस्से से उसे देखा था। उसके सामने आ गई, जो कमरे में से बाहर जा रहा था। मुझे नहीं पढ़ना, मुझे बताएं, ऐसे क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? क्या दिल बहलाने को पास आए थे? आरज़ू चीखी थी, साथ ही एक आंसू उसकी आंख से गिरा था। दानियाल ने लहूरंग आंखों से उसे देखा था। आरज़ू, दिमाग ख़राब मत करो, जाओ जाकर स्टडी करो। आरज़ू के बाजू दबोचे। उसने इंतहाई गुस्से से उसे साइड किया था। हैरत ही तो हुई थी आरज़ू को, जो बहुत नरमी से उससे बात करने लगा था, जिसकी आदत होने लगी थी। अब क्यों वो बेरुखी बरत रहा था? दिल चीर रहा था वो शख्स। नहीं, मुझे बताएं, आखिर क्या मसला है? आप क्यों एक हफ्ते से मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? बता दें मुझे, आखिर मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की? अगर यही सब करना था। वो गुस्से से लब भींचते हुए उसके सामने जाती हुई हिज़ियानी अंदाज में चीखी थी कि उसकी आंखों से साथ पानी बह गया था। शट योर माउथ। हाँ, बहला रहा था दिल, और कुछ? अब हटो सामने से। आरज़ू को साइड करते हुए वो कमरे से निकल गया था। और फिर 2 दिन ला, ये
ये क्या हो रहा है भाई। फिर 2 दिन गुजर गए, वो कमरे में नहीं आया था, बल्कि वो घर ही नहीं आया था। दिल में दर्द भरते ना जाने वो शख्स कहाँ गायब हो गया था। आरजू तो उसके आखिरी जुमले में ही अटक गई थी। तो क्या वो बस दिल बहलाने को थी? क्या आरजू खान ने जल्दबाजी कर दी थी उससे मोहब्बत करने में? बाहर से आती आवाज़ों पर वो हाल में लौटी थी। उसे पता ही न चला कब उसकी आंखों से आंसू बहे थे। उसे बस एक चीज़ का खदशा था, कहीं दानियाल को ऑफिस में कोई पसंद तो नहीं आ गई। ये खदशा भी उसके जहन ने खुद बनाया था जब उसने परसों दानियाल के मोबाइल पर अनगिनत कॉल्स देखी थी, वो भी रानिया के नंबर से। तब से आरजू के जहन में अजीब ख्याल आ रहे थे। बाहर से आती तेज़ आवाज़ों पर वो चौंकी थी। वो उठती हुई बाहर भागी, सीढ़ियाँ उतरते अब वो सेकंड फ्लोर पर खड़ी थी। उसकी आंखें धुंधला गई थीं। सेकंड फ्लोर की दूसरी सीढ़ी पर खड़े उसने शिकस्त कांपते हाथों से रेलिंग को पकड़ा था। दानियाल, मुंह बंद रखो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दानियाल, मुंह बंद रखो अपना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सफ़ीर साहब दानियाल पर हाथ उठाते उठाते रुकते हुए साथ ही इंतहाई तेज में चीखे थे। बाबा, आप जो मर्जी सज़ा दें, लेकिन मुझे दूसरी शादी करनी है, वो बोला, और रेलिंग पर मौजूद आरजू का हाथ लड़खड़ा गया था। हाथ के साथ अब जिस्म भी कांपने लगा था और आंखों में पानी भरने लगा था और कानों में जैसे किसी ने पिघला हुआ शीशा उंडेल दिया हो। दानियाल, दिमाग ख़राब हो गया है तुम्हारा? अपनी बीवी का सोचो, आगा जान ने उसे देखते करक्त लहजे में कहा था। वो इंतहाई सुर्ख आंखें लिए वहाँ सबके सामने डट कर खड़ा था। आप लोगों ने जो वादा किया था, आप मेरे उसके मामले में नहीं बोलेंगे, याद है ना आप सबको? बस आप लोग इस मामले से दूर रहें। मैं दूसरी शादी का फैसला कर चुका हूँ। वो जबड़े भींचते हुए तने आसाब लिए बोला था। आरजू को लगा बस मौत उसके सामने है। दिल बंद होने लगा था, धड़कनें बहुत ही मध्यम पड़ने लगी थीं। इसका जिस्म कांपने लगा था। रेलिंग पर जमा हाथ नीचे गिर गया था। गले में फंदा सा अटकता हुआ महसूस हुआ था। गौर से सुनो आरजू खान, दानियाल सफ़ीर खान की रूह में बसने लगी हो तुम। तुम्हारी दूरी मुझे गवारा नहीं है। आरजू दानियाल सफ़ीर खान, मुझे तुम मेरी हर सुबह, मेरी हर शाम में चाहिए हो। चाहता हूँ तुम्हारी हर आती जाती सांस से मेरी खुशबू आए, मेरा दिल तुम्हारे दिल के साथ धड़के। उसकी कही गई सरगोशी आरजू के समातों से टकराई थी, तो ये वजह थी उसकी बेरुखी की। आखिर उसने सच बोला था। वाकई दानियाल का दिल अब उससे भर चुका था। वो दिल बहलाने को थी। दानियाल, इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते हम तुम्हें। नूर बेगम भी बेटे की बात सुनते भड़क उठी थी, जबकि रुखसार बेगम बाकायदा रो रही थी। बेटी को बर्बाद होते वो कैसे देख सकती थी? उनका दिल डूब रहा था। ठीक है, फिर मेरे मर जाने पर मातम कीजिएगा, क्योंकि अब अगर आप लोगों ने मुझे रोका तो मेरी लाश ही मिलेगी आप लोगों को। वो धमकी आमेज़ लहजे में बोला था। नूर बेगम ने दिल पर हाथ रखा था। सब लोग शदीद चेहरा लिए उसे देख रहे थे। आंसू आरजू के गालों से होते हुए अब ज़मीन पर गिरने लगे थे। क्या वो मोहब्बत, वो तवज्जो, वो सब धोखा था? क्या आरजू का वजूद उसके लिए कुछ नहीं था? कुछ भी नहीं। आरजू की मध्यम सी आवाज़ पर सब लोगों ने पलट कर देखा था। वो दूसरी सीढ़ी पर खड़ी थी, बेयकीनी सी खाली चेहरा लिए हुए। वो हैरान नहीं थी, ना ही यकीनन टूटने का दर्द था। वो चेहरा खाली था, वो आंखें वीरान थी, जैसे सिर्फ बात करके ही दानियाल ने उसके जिस्म से रूह खींच ली थी। आरजू ने नम कर्ब से भरपूर हेज़न आंखें उठाकर उसे देखा था। उसके दिल ने शिद्दत से चाहा कि वो सब झूठ हो, मजाक कर रहा हो या कोई ख्वाब देख रही हो, लेकिन हर ख्वाहिश पूरी कहाँ होती है। मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ। वो अपनी जगह से बस एक कदम आगे आते हुए बोला था, इतनी आवाज़ में कि आरजू तक उसकी आवाज़ पहुँच जाए। और आरजू को लगा बस ज़िंदगी तमाम। और वो आवाज़ सी या मौत की नवीद जो कानों तक पहुँचाई गई थी। पहुँचाई भी किसने? खुद ज़िंदगी ने। इजाज़त मांग रहे हैं। कोशिश के बावजूद उसके लहजा लड़खड़ा गया था। वैसे भी उसके साथ ऐसे रवैये की तो आदत होने लगी थी उसे। एक हफ्ते से ऊपर उसके साथ तो सब कर रहा था, बेरुखी बेइतनाई। मैं इजाज़त लेने का कायल नहीं हूँ। वो फिर से गोया हुआ था। उसकी आंख सुर्ख हो रही थी। आरजू ने पलकें झपकनी चाहिए थी, लेकिन नाकाम रही थी। आंसू आंखों में भरते चले गए थे। तो बताने की तकलीफ भी ना करें, वो लब भींचते हुए बोली थी। दिल कटकर रह गया था। उसे नहीं पता था उसने ये लफ्ज़ कैसे बोले थे, लेकिन दानियाल की सरकशी से सुर्ख होती आंखें और इन आंखों में मौजूद अटल फैसला बता रहा था, आरजू खान बर्बाद हो गई है। वो सब झूठ था और सब खत्म हो चुका है। 2 मिनट की खामोशी छा गई थी, ऐसी खामोशी जिससे बेहतर चीखों भरा शोर होता है। आरजू ने कदम नीचे बढ़ाए। उसकी आंखें धुंधला गई थीं, कान साए कर रहे थे, दिल व जिस्म काँप रहा था। जब सीढ़ी से पाँव स्लिप हुआ था और वो फिसलते हुए नीचे जा गिरी थी, सब लोग सांस रोके हुए उसे देख रहे थे, जो अब नीचे ग्राउंड फ्लोर पर पड़ी थी। सर से खून बहता फर्श पर बिखर गया था। उसकी आंखें बंद हो रही थीं और इन बंद आंखों ने आखिरी बार उस शख्स का चेहरा देखा था जिससे दिल की धड़कनें जुड़ी हुई थी। आरजू,
शहीर साहब चीखते हुए बेटी की जानिब बढ़े थे, जबकि वो यूं ही साकत सा वहाँ खड़ा रहा था। सब लोग उसकी जानिब बढ़े। शहीर साहब ने बेटी को उठाया और हॉस्पिटल की जानिब भागे थे। उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए थे। उनका दिल कांप उठा था। आरजू खान का वजूद बेजान होने लगा था। वो अब भी वहीं खड़ा था जहाँ खड़ा उसने आरजू खान को मौत की नवीद दी थी। उसकी सांसें उससे खींची थीं। 12 बजे का वक्त था। वो सोफे पर बैठा था जब माहा ऊपर से सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे आई थी। उसे वापस इस होलिये में देखा। माहा ने नागवारी से मुंह बनाया था। वो हॉल में आती हुई सोफे पर बैठ गई थी। माहा की आंखों में हैरत से फैल गई थी। वो शराब पी रहा था। माहा ने घूरकर उसे देखा था। उसके सर पर हैट थी। माहा मायूस हो गई थी। वो कभी सुधर सकता था क्या? तुम ऐसा क्यों हो माहिल? वो माथे पर नागवारी से बल्ली हुई बोली थी, मुंह बनाए हुए, जबकि माहिल अपने काम में लगा हुआ था। मैं तुमसे ही कह रही हूँ, तुम एक पल को मेरी हर बात मानने को तैयार हो और दूसरे ही पल तुम ये सब शुरू कर देते हो। उसे जवाब ना देते देखकर माहा चिढ़ते हुए बोली थी। माहिल ने शराब का गिलास रबों को लगाया था। तुम शुरू से ही ऐसे हो, सिर्फ मुझे तंग कर रहे हो। वो फिर से बोली थी, लेकिन वो तो खामोश था। आज गुल राना का जन्मदिन था और माहिल शदीद दुखी। हर साल वो इस दिन अपने घर को तहस नहस कर देता था। उसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाता था। ऐसे में कासिम भी उसके सामने नहीं आता था और अब माहा बैठी उसे शदीद गुस्सा दिला रही थी। उसके सर पर हैट थी। उसकी हेजल ग्रीन आंखें सुर्ख पड़ने लगी थी। दिल दर्द से भर गया था। माहा को देखते उसे सफ़िया बेगम की याद आई थी। वो लब भीज गया था। माहा चीखी थी। वो चुप रहा था। वो कुछ ऐसा वैसा नहीं बोलना चाहता था जिसे सुनकर वो दुखी हो जाए, वरना माहिल का दिल कर रहा था माहा को तड़पाए ताकि वो सब लोग तड़पें, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो तड़प रहा था। तुम्हारी ये हैट मुझे जहर लगती है। वो नाक चढ़ाकर तीखी नज़रों से उसकी हैट पर रखते हुए बोली थी। अलेक्जेंडर के लबों पर सैड स्माइल उभरी थी। वो क्यों? गिलास में बचे शराब के आखिरी घूंट को गले में उतारते हुए वो आईब्रो झुकाकर बोला था। इतनी देर में वो उसके अजीब रवैये को बर्दाश्त करते पहली बार बोला था, ये हमेशा तुम्हारे सर पर सवार रहती है? उसकी नज़रें अब भी काली हेड पर थीं, तुम्हारी तरह। वो उसकी काली आंखों में अपनी हेज़ल ग्रीन आंखें गाड़े हुए बोलता। उसका दिल धड़का गया था। माहिल, तुमने कहा था तुम सब छोड़ दोगे। वो सर झटकते बोली थी। उसे शदीद नागवारी गुजरी थी वो शराब। कहा था, लेकिन आज ज़रूरत है मुझे। वो लहजे को नॉर्मल रखते हुए बोला था, फिर खामोश हो गया था। महा मुँह फुला गई थी। तुम कब से शराब पीते हो? वो कुछ सोचते हुए बोली थी। दिल अजीब हो रहा था मगर वो खामोश से पीता रहा था। महा ने नोटिस किया था कि वो यूं बैठा शराब पी रहा था जैसे वहाँ उसके अलावा कोई ना हो। उसे किसी का होश न था। तुम कभी कभार पीते हो क्या? महा फिर से बोली थी। माहिल के माथे पर तेवरियाँ चढ़ गई थी। इस वक्त वो खामोश रहना चाहता था। नहीं, रोज़। वो तहट लहजे में भरे हुए बोला था। महा की मायूसी हुई थी। उसे ठीक करना बहुत ही मुश्किल था। महा ने दिल में सोचा था, तुम तो शराब भी पीते हो। वो एक बार फिर गिलास में भरी शराब को देखते हुए कुछ सोचते हुए बोली थी। माहिल ने गहरा सांस भरा था। माहिल को लगा जैसे वो ना सुनना चाहती हो। हाँ, लेकिन माहिल ने बोतल को ढक्कन खोलकर जैसे उसकी बात की तायद की थी, फिर से और शराब का गिलास में उंडेल दी थी। महा ने बुरा सा मुंह बनाया था। उसे वाकई इस जवाब की उम्मीद ना थी। उसमें नुकसान होता है कुछ देर की मदहोशी के लिए, बाद में कितना बड़ा खामियाजा सहना पड़ता है, वो जताते लहजे में बोली थी। माहिल ने सुर्ख पड़ती नज़रें उठाकर उसे देखा था, जिनमें वहशत थी, लेकिन महा अब बेखौफ थी। उसकी नरमी का थोड़ा सा असर था। कुछ चीज़ें मजबूरन सहनी पड़ती हैं। वो घूट घूट शराब पीते हुए बोला था। लहजे में वहशत के साथ बेजारी भी थी। मसलन? वो उलझन ज़दा लहजे में चौंक कर बोली थी। मसलन तुम्हारी बकबक। वो सोचने वाले अंदाज में ज़रा ठहर कर बोला था, फिर गिलास में बची शराब पी गया था। महा ने आंखें छोटी करते उसे घूरा था। सोफे से खड़ी हो गई थी। तुम बहुत ही बुरे हो। महा नाक फुलाए हुए बोली थी। वो धीरे से हंसकर करब भरी हंसी थी, फिर सिर से हैट उतारी और बाजू फैलाया हल्का सा झुका था। तुम हमेशा सच बोलती हो बटरफ्लाई। वो सर को अज़बात में हिलाते हुए बोला था। महा ने लब दांतों तले कुचले थे और अपनी ही हर अदा में कमाल था। अल्लाह पाक नाराज़ होते हैं माहिल। वो यासियत भरे लहजे में बोली थी। माहिल ने नज़र उठाकर उसे देखा। उसने बस हंकार भरा था। तुमने कभी नमाज़ पढ़ी है? महा संजीदगी से अब उसे देख रही थी। माहिल खामोश रहा। नहीं। वो नफ़ी में सर हिला गया था। महा खामोश हो गई थी। उसे शदीद दुख हुआ था। अल्लाह तुम्हें जन्नत नहीं देंगे? महा खड़े होते हुए अफसोस से बोली थी। वो धीरे से हंसा, उसकी मासूमियत पर शायद। क्यों? उसका दिल किया वो उसे सुने, तभी वो उससे देखते हुए पूछ गया था, तुम नमाज नहीं पढ़ते ना? वो सर झुकाए हुए बोली थी, जैसे माहिल के कभी ना नमाज पढ़ने का दुख महा को हो। कभी कभी एक अच्छा काम भी बहुत होता है, ज़रूरी नहीं है सिर्फ नमाज से ही जन्नत मिले। वो कुछ सोचते हुए बोला था। महा ने सर उठाकर उसे देखा था। मुझे कभी नमाज की ज़रूरत नहीं पड़ी। अस्तग़फिरुल्लाह, एक ऐसा इंसान है। मेरे पास सब कुछ है, मैं क्या मांगूं? वो कंधे उचकाकर बोला था। महा ने आंखें नम हुई, ना जाने क्यों।
तुम खुद गर्ज हो, अगर उसने तुम्हें सब दिया है तो तुम शुक्रिया बोलने के लिए भी नमाज नहीं पढ़ी, वो तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। माहा लब भीजे हुए आंसू जब्त करते हुए बोली थी। ना जाने क्यों दिल बोझल होने लगा था। माहिल धीरे से हंसा था। माहा को लगा वो पागल है। मैं खुद गर्ज हूँ माहा, अल्लाह खुद गर्ज नहीं है जो मेरे शुक्रिया ना बोलने पर मुझे माफ़ ना करे। वो धीरे से हंसते हुए उठ गया था। माहिल की आंखों में हल्की नमी थी, उसका दिल उदास था, वो दिन ही मनहूस था। उसने माहा को इशारे से साथ चलने को बोला था। इतनी शराब पीने के बावजूद उसे चढ़ी नहीं थी। वो ऐसा ही था, अजीब, बल्कि अजीब तर। लेकिन माहा तो उसके बोले गए जुमले में ही अटक गई थी। वाकई अल्लाह खुदगर्ज थोड़ी होता है, वो तो बेनियाज होता है, रहीम होता है, जो एक बार सच्चे दिल से माफ़ी मांगने पर माफ़ कर देता है। बस एक नदामत के आंसू पर सारी ज़िंदगी के गुनाह माफ़ कर देता है। खुदगर्ज तो इंसान होता है जो ज़रूरत के वक्त याद करता है और फिर ज़रूरत पूरी होने पर भूल जाता है। सही बात है। हम कहाँ जा रहे हैं माहिल? वो गाड़ी से बाहर नजर जमाए बोली थी। फिर थोड़ी सी सिर्फ नज़र माहिल पर डाली थी जो खामोशी से ड्राइविंग कर रहा था। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी, हर दर्जा सुर्ख, शायद शराब की वजह से और कुछ गम की वजह से। हॉस्पिटल। वो लब पीछे एक लफ्ज़ी जवाब देता वापस से ड्राइविंग पर तवज्जो देते हुए बोला था। माहिल माहा हैरत से उसे देखने लगी थी। क्यों? माहा ने बेचैनी से पूछा था। माहिल ने एक नज़र उसे देखा था। वो कुछ नहीं बोला था। वो खामोशी से फिर से सामने देखने लगा था। माहिल बोल क्यों नहीं रहे हो? बताओ ना, क्यों जा रहे हैं हम हॉस्पिटल? माहा शायद बेचैनी से दोबारा बोल दी। दिल बैठा जा रहा था, जैसे कुछ गलत हुआ हो, वो उससे छुपा रहा हो। तुम्हारी फैमिली वहीं है। वो हॉस्पिटल के सामने गाड़ी रोकते हुए सरसरी से अंदाज में बोला था। माहा ने चौंक कर उसे देखा था। इससे पहले वो माहिल से कुछ पूछती वो गाड़ी से उतर गया। माहा भी जल्दी से गाड़ी से उतरती हुई इसकी साइड आई थी। क्यों? धड़कते दिल के साथ वो लड़खड़ाते लहजे में बोली थी। उसकी काली आंखों में आंसू तैरने लगे थे। इतना नहीं पता मुझे, चलो। माहिल ने उसका हाथ पकड़ा था और चलने लगा था। माहा को अपना दिमाग माउफ होता महसूस हुआ था। न जाने कौन होगा हॉस्पिटल में। वो तो माहिल ने अपने आदमियों को नज़र रखने को बोला था खान्स पर, तभी उसे पता था। वो हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हुए। कॉरिडोर के सामने खड़े होते ही माहिल ने सुर्ख नज़रों सामने डाली थी, जहाँ वो तकरीबन सब लोग ही मौजूद थे। माहा अब बाकायदगा रोने लगी थी। बाबा। वो आगे बढ़ने चाहती थी जब माहिल ने उसका हाथ मजबूती से जकड़ लिया था। माहा ने नम आंखों से उसे देखा था। वो हेज़ल ग्रीन आंखों से ही उसे देख रहा था। इसका हाथ पकड़े ही वो आगे को बढ़ने लगा था। वो बिल्कुल उसके पास जाता रुक गया था। सबसे पहले सफ़िया बेगम ने माहा को देखा था। वो सब लोग एकदम ही उसे मुतवज्जह हुए। माहा। सफ़िया बेगम तड़पती हुई आगे बढ़ी थी। माहिल ने उसका रुख छोड़ा तो माहा जल्दी से जाकर माँ के गले लगते रोने लगी थी। मामा कौन है हॉस्पिटल में? वो उन लोगों को देखते नम सुर्ख आंखें लिए बोली थी। वो सब लोग शदीद परेशानी से बैठे थे, जबकि रुखसार बेगम तो यूं गुमसुम बैठी थी जैसे सब कुछ छिन गया हो उनसे। आरजू। सफ़िया बेगम उसका माथा चूमते हुए बोली थी। माहा उलझन भरी नज़रों से उन्हें देखने लगी थी, जिस पर फिलहाल उन्होंने इस नज़र से भी खामोशी रहने को बोला था। माहा ने पीछे मुड़कर देखा। वो सुर्ख आंखें लिए उस तक आया था। सब लोग सांस रोके खड़े थे। जमशेद खान ने गुस्से से उसे घूरा था। वो माहा के ऐन सामने खड़ा हुआ था। बर्बादी मुबारक। वो ज़रा सा नीचे झुका और उसके कान के करीब सरगोशी करते बोला था। माहा की आंखें एकदम ही खुली थीं। वो सीधा हुआ। माहा ना समझी उससे उसे देख रही थी। वो लॉन्ग कोट की जेब में हाथ डाल गया था। क्या मतलब माहिल? माहा ना समझी से उसे देखने लगी थी, जो उल्टे कदम वापस ले रहा था। माहा को अपना दिल बंद होता महसूस हुआ था। मैंने फ़ारसी तो नहीं बोली माहा खान, जो तुम समझ रही हो वही मतलब है। तुम्हें बताना चाहता हूँ मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या जज्बात हैं। नफ़रत है मुझे तुम्हारी फैमिली से और तुमसे भी। वो अंगारे चबाते हुए बोला था। माहा को लगा वो अभी गिर जाएगी। उसकी आंखों से गर्म सियाल बहने लगा था। कानों में जैसे पिघला सीसा डाल रहा था वो शख्स। माहिल नहीं तो ऐसे तो तुम मेरे लिए सब छोड़ दोगे? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो उसके जानिब कदम बढ़ाने लगी थी। दिल की धड़कनें मदम पड़ने लगी थी। आंखों के सामने धुंध छा गई थी। दिल चीखे मार मार कर रोने लगा था। तुम कहती हो ना मैं बहुत बुरा हूँ, तो देख लो महा खान, तुम सच बोलती हो, मैं वाकई बहुत बुरा हूँ। वो बोलकर पलट गया था। वो दूर जा रहा था। महा को अपना सांस रुकता हुआ महसूस हो रहा था। बेसाख्ता ही उसने अपने गले पर हाथ रखा था। वो गहरा सांस भरने लगी थी। वो यकीन दहानी करवाने लगी थी खुद को कि वो जिंदा है, वो मर नहीं गई। लेकिन जिस्म तो होले से लरज रहा था, दिल तो बंद हो रहा था। दिल कह रहा था वो मर गई है। माहिल। वो चीखी थी। वो उसके पीछे भागी थी। वो उसके लिए उस काले साए के पीछे भागी थी। सफ़िया बेगम बेटी की हालत देखती हुई ज़मीन बोस हुई थी। जमशेद साहब महा के पीछे भागे थे। माहिल तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं मर जाऊंगी, देखो तुम्हारे बगैर मैं मर जाऊंगी। वो माहिल तक लड़खड़ाते कदम समीत जाती, उसका हाथ पकड़ती, दबी दबी सिसकियों से दरमियान बोली थी। वो तंजिया हंसा था। वो हंस रहा था। महा साकत हो गई थी। अस्पताल में
हॉस्पिटल में मौजूद हर कोई उस लड़की को देख रहा था जो गम से शदीद बिखर गई थी। न महा खान, इतनी जल्दी मत मरना, थोड़ा तड़प तड़प कर मरना, अस्तगफुरुल्लाह, ताकि तुम्हें देखकर वो सब लोग तड़पें और मुझे सुकून आए। वो महा का हाथ झटकते हुए बोला था। महा को अपनी समातों पर यकीन नहीं हुआ था। वो तो इतना चाहने लगा था उसे, वो तो एक मिनट भी उसके बगैर नहीं जी सकती थी। वो कैसे कितने आराम से उसके मर जाने का कह रहा था। माहिल राना ने हाथ किया झटका। महा खान ज़मीन बोस हो गई थी। वो बेयकीनी से नीचे गिर गई थी, जैसे एतबार मान सब कुछ टूट गया हो। आगे को बढ़ गया। वो धुंधलाहट में उसके दूर होते वजूद को देखने लगी थी। सांस रोकने लगा था। उसे दुनिया अपनी आंखों के सामने घूमती हुई महसूस हुई थी। वाकई वो शख्स बेहिस था। महा खान को रोग लगाकर वो चला गया था, उसे अकेला छोड़कर। नहीं माहिल, तुम ऐसा नहीं जा सकते। वो उठी। वो पागलों की तरह भागने लगी थी, बिल्कुल पागलों की तरह। उसे क्या ये हाल भी इसकी मोहब्बत की करम नवाजी थी। उसे अपनी टांगें लरसती महसूस हुई थी। महा को लगा जैसे उसका वजूद काले धुएं में खोने लगा है। वो वहीं ज़मीन बोस हो गई थी। उसकी सारी तवज्जो, सारी मोहब्बत महज एक बदला था। महा खान की सांस रोक गई थी। जिस्म बेसुध हो गया था। जमशेद खान ने नम आंखों से महा को उठाया था। वो उसे छोड़कर चला गया था। ये आखिरी बात थी जो महा के जहन में थी, और यही आखिरी बार थोड़ी थी। वो आखिरी बार मौत के मुतरातिब थी, जैसे मौत ही हो। भारी होते सर के साथ उसने आंखें खोली। वो चंद मिनट छत को घूरती रही थी। उसके गिर्द हर कोई जमा था, लेकिन उसने कहा देखा था हर किसी को। वो तो बस एक शख्स को देखना चाहती थी। वो एक शख्स वहाँ नहीं था। वो छत को घूरती रही थी। उसके बोलने का इंतज़ार सब लोग शिद्दत से कर रहे थे, लेकिन वो कुछ नहीं बोली थी, बल्कि चंद आंसू ज़रूर टूट कर गिरे थे, बालों में जज्ब हो गए थे। वो सब लोग समझ गए वो मुकम्मल होश में है। वो आंसू बता रहे थे उसके दर्द की दास्तान। दोपहर से रात और रात से सुबह हो गई थी। वो दोनों जो दोस्तें थीं, जो कज़न्स थीं, शायद दोनों के दुख भी एक जैसे थे। अब महा खान कह सकती थी, आरज़ू मैं समझ सकती हूँ, और आरज़ू खान अब महा खान का दर्द समझ सकती थी। आरज़ू ने गर्दन मोड़कर देखा था। उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़ा था। रुखसार बेगम ने उसकी आंखों में वीरानी देखी थी, अजीब वीरानी थी। वो आरज़ू ने सब पर नज़र डाली। वो कमरे में नहीं था। वो तल्खी से मुस्कुरा दी थी और आखिरी आंसू टूट कर गिरा था। बेशक वो गलत थी। जब दरवाज़ा धकेलने की आवाज़ पर आरज़ू समेत सब ने दरवाजे की समेत देखा था। वो जिसकी राहें नज़रें तक रही थीं, वो दीदार करवाने आ ही गया था। शिकस्ता से हुलिया में था, आंखें सुर्ख हो रही थीं। उसने आरज़ू को नहीं देखा था, और आरज़ू को लगा जैसे हर चीज़ ने उसे नज़रअंदाज कर दिया हो। कब तक यहाँ रहने का इरादा है आप सबका? घर चलें, आज मेरी मेहंदी है। वो लब भींचे हुए बोला था। सब लोग नम हैरत भरे नज़रों से उसे देखने लगे थे। आरज़ू ने ज़ोर से आंखें मीच ली थीं। वो अपने कानों पर हाथ रख लेना चाहती थी। बकवास बंद करो अपनी। अभी तक तुम्हें सुकून नहीं आया, और क्या मार देना चाहते हो तुम मेरी बेटी को? बर्दाश्त न करते हुए इस पूरे मामले में पहली बार शहीद साहब गुर्राए थे। दानियाल ने अब नज़र उठाकर बेड पर जर्द चेहरा लिए उससे एक नज़र देखा था। उससे ओट वाइट रोज़ कहता था, लेकिन दानियाल सफ़ील खान ने उसका वो रंग भी छीन लिया था। मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ। मेरी वजह से नहीं गिरी थी, अपनी गलती से गिरी है। मेरी दूसरी दुल्हन को भी धूमधाम से आने का शौक़ है। इस घर में आज मेहंदी है और कल बारात, सो आप लोग प्लीज़ तैयारियां करें। वो शहीद साहब को इग्नोर करते सफ़ीर साहब को देखते हुए बोला था। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। सफ़ीर साहब ने कहर आलूद नज़रों से उसे देखा था। वैसे भी मर तो नहीं गई ना? चट्टाख, सही करा। वो बोलते बोलते रुक गया था जब एक भारी हाथ उसके चेहरे पर नक्श हुआ था। सब लोगों ने डरते हैरत से मारे मुंह पर हाथ रखा था। दानियाल ने सुर्ख चेहरा लिए सामने खड़े आगा जी को देखा था, जो करख्त नज़रों से उसे घूर रहे थे। काश ये थप्पड़ तुम्हें पहले मार देते, या काश तुमसे वादा ना करते। दानियाल, हमारी इज्जत तुम खुद खाक में मिला रहे हो। शादी करनी है ना तुम्हें? करो शादी, लेकिन शादी के बाद तुम हरगिज़ यहाँ नहीं रहोगे। अपनी बीवी को लेकर दफ़ा हो जाना यहाँ से। आगा जी निहायत ही गुस्से से उसे घूरते हुए बोले थे। सब लोग शशरद रह गए थे। नूर बेगम नम आंखों से दानियाल को देख रही थी। वो मुठ्ठियाँ भींच गया था। वो पलट गया था। आरज़ू ने कर्ब से आंखें बंद की। तुम हमेशा मुझे तकलीफ़ देना ही जानते हो। वो उसे घूरते हुए बोली थी। मैं तकलीफ़ समेट भी लेता हूँ। दूर कहीं बोला गया उसका एक जुमला आरज़ू के कानों में बाज़गश्त करने लगा था। वो फिर क्यों नहीं तकलीफ़ समेट रहा था? वो क्यों उसे अजियत दे रहा था? अगर ऐसा ही करना था तो क्यों उसे करीब आया था? वो चुप करो बेटा, हम हैं ना। आगा जी ने आरज़ू के हाथ पर हाथ रखा था और वो ज़ब्त खोती हुई हिचकियों से रोने लगी थी। उसकी अजियत देख वहाँ सब की नम आंखें से उसे देखने लगे थे। जमशेद खान कमरे में दाखिल हुए तो सब लोग उनकी तरफ मुतवज्जह हुए थे। वो खासे परेशान लग रहे थे। उन्हें शदीद गुस्सा आ रहा था इस वक्त माहिल पर, जिन्होंने उनकी बेटी की ये हालत कर दी थी। महा ठीक है, सफ़िया बेगम बेचैनी से बोली थी। दिल बहुत ही घबरा रहा था उनका।
हाँ ठीक है, इस स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो गई थी। मैंने उसे कहा था वो अच्छा इंसान नहीं है, छोड़ूंगा नहीं उस बेगैरत इंसान को, जमशेद खान शिद्दत से दबी दबी आवाज़ में बोले थे। सफ़ीर साहब ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए तसल्ली देनी चाहिए थी। ना जाने घर को क्या हो रहा था। एक तरफ दानियाल को दूसरी शादी का भूत सवार था तो दूसरी तरफ महा अब यूं बेसुध पड़ी हुई थी। सर, आपके पेशेंट हॉस्पिटल से भाग गई हैं। नर्स बुड़बुड़ाते हुए अंदर दाखिल हुई थी। सफ़िया बेगम ने बेसाख्ता ही दिल पर हाथ रखा था जबकि जमशेद खान बाहर भागे थे। होश आते ही वो खुद पर लगी हुई ड्रिप को नोच कर फेंकती हुई कमरे से निकल गई थी। बेशक वो ठीक से चल नहीं पा रही थी, लेकिन वो माहिल के पास जाना चाहती थी। वो उससे पूछना चाहती थी। वो अपने दिल को बार बार तसल्ली दे रही थी कि माहिल मजाक कर रहा होगा। सही कहते हैं लोग, मोहब्बत अंधी होती है। जब मोहब्बत होती है तो मोहब्बत के सताए लोग महबूब के सिवा कुछ नहीं देखते। वो रोते सिसकते टैक्सी रोकते हुए इसमें बैठी थी। इसकी उजड़ी बिखरी हालत देख के चलते टैक्सी ड्राइवर ने तरस खाते हुए उसे बिठाया था। बार बार आंसू गालों पर बरस रहे थे जिन्हें वो साफ कर रही थी। तुम्हें तो मुझसे मोहब्बत थी, ऐसा नहीं कर सकते तुम मेरे साथ। माहिल, देखो तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी मैं। वो किस कदर अजियत में मुंह पर हाथ जमाए हुए अपनी आवाज़ दबाने की कोशिश करते बोल रही थी। उसका दिल लरज रहा था। गहरे गहरे सांस भरते उसने खुद को नॉर्मल करना चाहा था। वो उसे समझा सकती थी। हाँ, वो उसे समझाएगी। वो उससे मोहब्बत करती है। वो खामोशी से बैठ गई थी। गोद में रखे हाथ अब भी लरज रहे थे। आंखों से कई बार कोशिश के बावजूद आंसू बह रहे थे। सुने अंकल, पानी मिलेगा? खुश्क लबों से ज़बान फेरते हुए वो बामुश्किल बोली थी। जिस टैक्सी ड्राइवर ने पानी की बोतल हाथ पीछे करते हुए उसके जानिब बढ़ाई थी। महा ने बोतल ली और मुंह को लगा ली। 3 घूंट भरने के बाद उसने बोतल वापस सीट पर रख दी थी। एक घर के आगे टैक्सी ड्राइवर ने गाड़ी रोकी थी। जब महा बाहर निकली उसके पास पैसे भी नहीं थे। मेरे पास पैसे नहीं हैं, आप ये रख लें। महा ने अपनी फिंगर से एक सोने की रिंग उतारते हुए उनसे देने चाही थी। वो जल्द अज जल्द इससे अंदर जाना चाहती थी। वो माहिल को दिखाना चाहती थी, उसके कई सवाल पूछना चाहती थी। कोई बात नहीं बेटी, तुम जाओ। टैक्सी ड्राइवर ने इस्बात में सर हिलाया था। महा अंदर की जानिब बढ़ गई थी। वहाँ खड़े माहिल के आदमियों ने हैरत से उसे देखा था। थोड़ी देर पहले माहिल शदीद गुस्से में इस तरारी कैफियत में घर आया था और अब महा बिखरे होलिये में खुद को रोने पर बाज रखते अंदर जा रही थी। वो उस कमरे में आई जहाँ उसे अलेक्जेंडर के होने की उम्मीद थी। वो दरवाजे के सामने खड़ी थी। दरवाजे पर हाथ रखा तो दरवाज़ा खुल गया। अलेक्जेंडर, नर्म होठों से शिद्दत भरी सिसकी के साथ पुकार निकली थी। वो जो दिल को डपट कर समझा रहा था कि वो सही करके आया है, अपने ज़मीर को जवाब दे रहा था। उसकी आवाज़ पर पलटकर उसके दिल ने सुकून की सांस भरी थी जैसे मुराद पर आई हो। लेकिन अलेक्जेंडर ने तेज़ी से चेहरे पर सर्द तासुरात सजाए। यहाँ क्यों आई हो तुम? वो भवें सुकेड़े हुए सर्द लहजे में बोला था। माँ की आंखें भीगने लगे। वो बेकरार हुई थी लेकिन वो जब्त कर गई। ऐसा क्यों किया मेरे साथ? आप मजाक कर रहे हैं ना? वो 2 कदम आगे बढ़ते वाली थी। अलेक्जेंडर ने नज़र फेर ली। दिल शिद्दत से चाह रहा था वो उसके टूटे बिखरे सरापे को खुद में समेट ले, खुद में बसाए। उसे कुछ ना बोले, बस खामोश रहे, लेकिन दिमाग कुछ और ही कह रहा था। मैं मजाक नहीं करता। वो बर्फीले तासुरात चेहरे पर सजाए हुए सपाट लहजे में बोला था। उसका लहजा हर किस्म के जज्बात से आरी था। महा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो जो आखिरी उम्मीद थी वो टूट गई थी और महा खान भी बस टूट कर बिखर गई थी। दुनिया में शायद ही उसने इतने अज़ियतनाक अल्फाज सुने हों जो आज अलेक्जेंडर के बोले गए अल्फाज से लग रहे थे। मोहब्बत नहीं करते मुझसे आप? वो बच्चों की तरह रो दी थी। उसकी आंखों में खुद के लिए सर्दपन देखकर महा को अपना सांस बंद होता महसूस होने लगा था। वो ज़मीन पर ढह गई थी। उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए थे। नहीं। अपने कदमों में बैठी महाकान को देखते हुए सर्दपन देखकर महा को अपना सांस बंद होता हुआ महसूस होने लगा था। वो ज़मीन पर ढह गई थी। उसकी आंखों से आंसू फिसल गए थे। नहीं। अपने कदमों में बैठती महा को देखते हुए वो बर्फीले लहजे में बोला था। एकदम से उसके हेज़ल ग्रीन आंखें सुर्ख पड़ने लगी थी। वो महा को शिद्दत से ऑक्सीजन की कमी अपने आसपास महसूस होने लगी थी। वो गहरे सांस भरने लगी थी, लेकिन सांस था कि बहुत मुश्किल से आ रहा था। मर जाऊंगी, वो अटकते लहजे में आंसू और सांस की शदीद कमी के दरमियान बोली थी। अलेक्जेंडर लब भीज गया था। फ़र्क नहीं पड़ता, वो बोला तो उसकी आवाज़ सर्द थी और महा को लगा जैसे दुनिया ख़त्म होने लगी थी। वो नफ़ी में सर हिलाती हुई शिद्दत से हुंकारा भर गई थी। अचानक सांस उखड़ गया था तो गहरे गहरे सांस भरने लगी। बटरफ्लाई। वो झट से नीचे बैठा था। उसके वजूद को छूना चाहा था जब महा ने नफ़ी में सर हिलाते हुए उसका हाथ झटका था। नहीं चाहिए आपकी हमदर्दी, वो उसका हाथ परे करते हुए लंबे लंबे सांस भरते हुए बोली थी। अलेक्जेंडर ने हाथ की मुट्ठी बनाए भींच ली थी। काश आपके बाजुओं में मेरा दम निकले और आप मेरे लिए तड़पते रहें, लेकिन मेरा चेहरा आपको कभी नजर ना आए। वो रोते हुए सुर्ख आंखें लिए बोली थी। अलेक्जेंडर के लबों से सिसकी आज़ाद हुई थी। वो गोया उसे कांटों पर घसीट लाई थी। माहा।
वो सख्ती से उसका बाजू दबोच गया था। महा के ढीले पड़ते वजूद से सिसकी के दरमियान एक मुस्कुराहट बरामद हुई थी। वो आंखों में नमी लिए उसे देख रही थी। अलेक्जेंडर, वो झटका खाते अटकते लहजे में बोली थी। उसने अपना हाथ मुंह के आगे रखा था और फिर जैसे ही हाथ हटाया वहाँ खून का धब्बा था। अलेक्जेंडर की आंखें फैल गई थी। वो साका सा उसके हंसते चेहरे को देख रहा था। हे बटरफ्लाई, क्या हुआ है तुम्हें? ये क्या क्या किया है तुमने? वो उसका चेहरा थपथपाते हुए बोला था। उसकी आंखों में खौफ लपकने लगा था। ये एकदम ही चेहरा सुर्ख पड़ गया था। महा की आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रही थीं। बटरफ्लाई, ऐसा नहीं कर सकती तुम। देखो इधर, मेरी तरफ देखो ना महा, मैं करता हूँ मोहब्बत तुमसे। उठो, इधर देखो। वो उसके मुंह से निकलता खून देख हंसियानी अंदाज में चीखा था। उसे उठाने की कोशिश करने लगा था, जो अब आंखें बंद किए लेटी हुई थी। अलेक्जेंडर के मुंह से अल्फाज तक नहीं निकले थे। जब उसने कोई अहमियत नहीं दी थी, कुछ भेद नहीं था कि वो अल्फाज भी उससे महा खान को बचाने के लिए ही निकाले हों। हे बटरफ्लाई, वो उसे बाजू में उठाए हुए बाहर की जानिब भागा था और अलेक्जेंडर को पता चला था कि सांसें बंद होना किसे कहते हैं। पहली बार अलेक्जेंडर दी डेडली गैंगस्टर को आंखों से खौफ था, किसी को खो देने का खौफ। मेरे करीब रहा फिर भी मुझको पढ़ न सका। मेरा वजूद तो महफूज एक किताब में था। खोला जो नैमा अमाल हश्र में मेरा, बस एक जुर्म मोहब्बत मेरे हिसाब में था। वो जो कुछ देर पहले उसे ठुकरा कर आया था, अब उसे बाजू में भरे हुए पागलों की तरह भाग रहा था। वो झूठ बोलता था, अलेक्जेंडर झूठ बोलता था। वो कहता था उसे महा से मोहब्बत नहीं है, जबकि अलेक्जेंडर को महा खान से मोहब्बत है। वो उससे मोहब्बत करता था और उसने तो वो तब बयान की जब सब कुछ हाथ से निकल गया था। जब वो आखिरी बार उसके पास आई थी मोहब्बत की भीख मांगने, वो आखिरी बार था। वो शायद अब महा खान उससे मुंह मोड़े। वो महा खान के सच्चे जज्बों की तौहीन कर चुका था। वो खुद को खुद बर्बाद कर चुका था। गाड़ी तेज़ रफ्तारी में चलाते हुए वो बार बार बैक सीट पर पड़ी महा खान को देख रहा था, जो नीम जान हो रही थी। वो कहता था उसे फ़र्क नहीं पड़ता। उसने कहा था वो मजाक नहीं करता। वो फिर चंद पलों ने साबित कर दिया उसे फ़र्क पड़ता है। वो मजाक भी कर लेता है, लेकिन वो चंद पल बहुत देर से आए थे। अलेक्जेंडर के माथे पर पसीने के नन्हे नन्हे कतरे नमूदार हुए थे। स्टीयरिंग पर जमे उसका हाथ काँप रहा था। वो डर रहा था। वो कहता था वो सबको खौफ में रखता है और उसकी बटरफ्लाई ने उसे खौफ में मुब्तला कर दिया था। खून के इस खौफ में अलेक्जेंडर को अपना दिल डूबता हुआ महसूस हो रहा था। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। वो देख रहा था उसे यकीन दिलाने के लिए कि उसे ज़िंदा रहना है या मर जाना है, क्योंकि उसकी सांसों की डोर उसकी बटरफ्लाई के साथ जुड़ी गई थी। अचानक गाड़ी रुक गई थी। अलेक्जेंडर ने शिद्दत से स्टीयरिंग पर मुक्का मारा था। वो बाहर निकल कर गाड़ी की टायर्स पंचर हुआ था और दूसरा टायर भी नहीं था। अलेक्जेंडर लब भीज गया। वो इस वक्त क्या करता? एक खाली सड़क पर था जहाँ से गाड़ियाँ बहुत कम गुजर रही थी। उसने बैक डोर ओपन किया और नाजुक सी लड़की के वजूद को बाजू में भरा। वो चलने लगा था या वो दौड़ने लगा था। वो बस किसी तरह हॉस्पिटल पहुँच जाना चाहता था। उसे परवाह नहीं थी उसकी काली हैट गिर गई थी। उसे परवाह नहीं थी उसकी हैट के उतर जाने पर उसने एक इंसान को मौत दी थी। वो तो बस पागलों की तरह उसे लिए चला जा रहा था। तुम बटरफ्लाई, मैं आंखों में देखो, आंखों के पार देखती, दिल की धड़कन सुनती, तुम्हें छोड़ते ही मर गया था। वो मध्यम लहजे में बड़बड़ाया था। वो तेज़ी से चल रहा था पागलों की तरह। दूसरी सीमत में दो गाड़ियाँ गुजरी थीं, जिनमें बैठे लोगों ने हैरानगी से उसे देखा था। मैं गलत हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। अब क्या फ़ायदा भाई? वो नफ़ी में सर हिलाते हुए बोला था। एक गाड़ी उसके पास गई। अलेक्जेंडर ने उस जानिब देखा था। उसकी आंखें खाली थीं, बिल्कुल साकत। कहीं जाना है क्या? गाड़ी में बैठी एक लड़की ने उसे देखते कहा था। अलेक्जेंडर ने इस बात में सर हिलाया तो उसने बैक सीट की तरफ इशारा किया। वो तेज़ी से डोर खोलता हुआ महा को लिए गाड़ी में बैठा था। महा का सर गोद में रखे उसने कांपते हाथों से महा के चेहरे पर रखा था। क्या हुआ है इन्हें? लड़की गाड़ी चलाते हुए बोली थी। उसे बहुत अजीब लगा था इस शख्स का ही आंखों में खालीपन। हॉस्पिटल चलें, वो बोला तो लहजा सर्द नहीं था, चीखता हुआ था। वो लहजा चेंज कर रहा था। वो लहजा चीख रहा था कि उसने बहुत गलत किया है। ये होश में क्यों नहीं है? लड़की सर हिलाती हुई बोली थी। शायद उससे तजस्सुस हो रहा था। माहिल ने साकत नज़रों से मिरर में देखा था, जहां वो लड़की उसे देखकर फिर गाड़ी चलाने लगी थी। तुम मोहब्बत करते हो इससे? फिर से सवाल की गूंजा था। फिर गहरी खामोशी छा गई थी। अलेक्जेंडर को लगा वो आखिरी मौका है, वो आखिरी सवाल है। अगर वो इनकारी हुआ तो सब कुछ फना, सब ख़त्म। हाँ, बेसाख्ता ही उसके लबों से निकला था। उसके दिल ने शिद्दत से कहा था अलेक्जेंडर को मोहब्बत है महा खान से। उसे फ़र्क पड़ता है उसके मरने से, उसके जीने से। अल्लाह सब बेहतर करे। वो लड़की धीरे से मुस्कुराई। अलेक्जेंडर तल्खी से मुस्कुराया था। अल्लाह खुद गर्ज नहीं है, वो माफ़ कर देता है, लेकिन बंदे। वो होले से बड़बड़ाया था। उसने गोद में रखे हुए महा के सर को देखा था। वो भी तो अल्लाह की बंदी थी। वो भी तो गलत कर चुका था। वो भी तो मौका गंवा चुका था। हॉस्पिटल आ गया। आवाज़ गूंजी तो उसने चौंकते हुए नजरें उठाई थी। वो तेज़ी से उसे लिए गाड़ी से बाहर निकला था। वो पलटा नहीं,
उसने शुक्रिया नहीं बोला। शायद शुक्रिया बोलना उसकी आदत ही नहीं थी। वो बाजुओं में भरे उसे अंदर लाया था। डॉक्टर, वो चीखता हुआ ये आखिरी आवाज़ थी उसकी, जो इतनी बुलंद थी। और अब अलेक्जेंडर ने सीखना था कि आवाज़ नीचे रख कर कैसे बात की जाती है। वार्ड बॉय आया तो उसने माहा के वजूद को स्ट्रेचर पर लिटा दिया था। डॉक्टर ने माहा को देखा था और फिर वार्ड बॉय को इशारा किया। वो सर हिलाते हुए स्ट्रेचर खींचने आगे को बढ़ गया था। माहिल को लगा जैसे उसकी सांस उससे दूर हो रही हो। शायद उन्होंने जहर ले लिया है और हैवी डोज ली है। शायद इनके हद से ज़्यादा नीले पड़ते होठ। डॉक्टर रुक गया, फिर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए आगे को बढ़ गया था। उसके ज़मीर ने उसे झंझोड़ा था। उसे हॉस्पिटल की हर चीज़ खुद पर हंसती हुई महसूस हुई थी। उसका दिल उस पर हंस रहा था। उसका दिल उसे लताड़ रहा था, बोल रहा था, अब दिखाओ ताकत का घमंड, अब वापस लेकर आओ। वो साकत सा पास रखे बेंच पर बैठ गया था और फिर पाया गया कि माहिल राना काँप रहा था। उसके चेहरे पर रखे हुए उसके हाथ काँप रहे थे। उसकी आंखों के सामने धुंध छा गई थी, बिल्कुल वैसी ही धुंधलाहट जैसी महा खान की आंखों में थी। तो बगैर कुछ किए महा खान ने उसे हरा दिया। वो हार गया था। सही करा इसके साथ, जाहिल के साथ। ये दोनों हीरो अपने आप को पता नहीं समझ क्या रहे हैं। आधा घंटा गुजर गया। दिल में अजीब अजीब ख्यालात पैदा होने लगे थे। उसे लगा था वो उससे बदला लेगा, उसे तड़पाएगा। उसे देखकर बाकी सब तड़पने लगे। उसका बदला पूरा उसे सुकून मिलेगा। बात ख़त्म। वो भूल गया। जो लोग दिल में बसे हो ना, उनके तड़पने से दिल को तड़प होती है। दिल खून के आंसू रोता है। वो भूल गया था और आज उसे याद दहानी करवानी थी। उसके कांपते दिल ने के अंदर ज़िंदगी और मौत से लड़ती हुई लड़की ही नहीं तड़पी थी, वो भी तड़प रहा था। बस फ़र्क ये था वो झुठला रहा था। मजबूत अज़ाब का होकर भी झुठल कबूल नहीं कर रहा था। और वो नाजुक लड़की कबूल कर गई थी, हर हद पार कर गई थी। उसने कहा था वो मर जाएगी और अलेक्जेंडर को लगा वो सच बोल रही है। वो सोच नहीं थी, वो रूह को कैद कर लेने की बात थी, जिसे सोचते हुए माहिल राना लड़खड़ा गया था। उसने सख्ती से बेंच पर हाथ जमा लिया था। उसे डर था गिरने का, तो अब वो यहाँ भी गलत था। वो गिर गया था। डॉक्टर को गुजरते देख बोला। डॉक्टर रुक गया। माहिल का लहजा वो लड़खड़ा गया था, दिल फटने वाला हुआ था। अभी उससे पैसा ही कहा था, अभी तो सहना बाकी था। हम कोशिश कर रहे हैं, आप भी दुआ करें, डॉक्टर कहते हुए आगे बढ़ गया था। 5 मिनट बाद वो फिर से उस रूम में चले गए थे जहां महा को ले जाया गया था। माहिल ने उनके लफ्ज़ों में अटक गया था। दुआ। एक दिन पहले उसे महा से हुई अपनी बात याद आई थी। मेरे पास सब कुछ है, मैं क्या मांगूं? उसे अपने लफ्ज़ों की बाज़गश्त अपने कानों में हुई होती महसूस हुई थी। हा हा हा, वो कहा लगाकर हंसा। उसकी आंखों में पानी भर गया था और वो पानी 2 कतरों में नीचे गिर गया था। माहिल ने इन कतरों पर पाँव रख दिए। बहुत गुरूर था ना उसे अपनी ताकत पर। उसके पास सब कुछ है, वो क्या मांगे? बहुत गुरूर था उसे कि वो हर काम कर सकता है, जो चाहे हासिल कर सकता है। और अब वो यूं पागल हुआ हंस रहा था कि लोग उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे। और गुरूर कहाँ अल्लाह को पसंद होता है। बेशक अब तो मांगोगे ना, या अब भी कहोगे मेरे पास सब कुछ है? दिल ने शिद्दत से दुहाई दी थी। उसने सर झुका लिया था। अब तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। वो नहीं है तो हर चीज़ बेकार है, हर चीज़ बेमायने है। उसने झुके सर के साथ एतराफ़ किया था। दोनों आंसू मज़ीद गिर के तो आखिर आज उसे एहसास हो गया था गुरूर का सर नीचा होता है। अल्लाह ने उसे किस पस्ती पर फेंक दिया था। वो दुआ मांगना चाहता था, लेकिन उसके जहन में एक सवाल था, अल्लाह उसे माफ़ करेगा? फिर उसने खुद ही तो कहा था कि अल्लाह खुद गर्ज नहीं होता। शिकस्ता कदमों से चलने लगा था। वो चाल जिसमें क्रोफर था आज शिकस्ता थी। वक्त हमेशा एक से नहीं रहता है। वही चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं जो हम दूसरों को देते हैं। वही अल्फाज, वही लहजे लौट आते हैं जो दूसरों को हम देते हैं। वो सुर्ख आंखें लिए हॉस्पिटल से निकल गया था। एक करीबी मस्जिद से अजान की आवाज़ बुलंद हुई थी। उसने सर उठाकर आसमान की तरफ देखा। उसे अपनी सांसें बंद होती महसूस हुई थी। उसकी आंखों से आंसू जारी हुए। वो मुसलसल आसमान को देखने की कोशिश कर रहा था। अल्लाह उसे पुकार रहा था। उसे अपने कदम मन के भारी होते महसूस हुए थे। वो क्यों जा रहा था अल्लाह के पास? और वाकई इंसान खुद गर्ज है। जब ज़रूरत होती है तभी अल्लाह को याद करता है। वो भी तो किसी को मांगने जा रहा था। वो मस्जिद के सामने खड़ा था, बिल्कुल सामने। उसकी आंखें अब खुश्क थीं, लेकिन सुर्ख थीं, टांगें कांपने लगी थीं। अंदर जाना यूँ लगा जैसे वो अभी हिसाब देने जा रहा हो। वह कैसे नज़रें मिलाएगा? वो क्या कहेगा अल्लाह से? बस कहते हैं ना, बड़े बोल से डरना चाहिए। वो अंदर चला गया। वो खामोश भी तो रह सकता था ना। अल्लाह तो दिल के हालों से वाकिफ़ होता है बेशक, तो वो खामोश भी तो रह सकता था ना। बाजमात नमाज अदा की। उसे याद था उसने आखिरी नमाज 15 साल की उम्र में अदा की थी। वो अल्लाह से 11 साल दूर रहा
रहा था। उसके दिल ने शिद्दत से उससे मुंह मोड़ रहा था। उसे बदला याद था। ये याद नहीं था कि वो 11 साल अल्लाह से दूर रहा था। नमाज अदा करते उसने दुआ के लिए हाथ उठाए। वो कुछ नहीं बोल रहा था, अल्फाज नहीं थे, लब भीग गए, लेकिन आंखें गहरा दर्द बयान कर रही थीं। दिल कह रहा था वो माफ़ी मांग ले, झुक जाए अल्लाह के सामने, वो माफ़ कर देगा। कितना यकीन था दिल को अल्लाह पर, लेकिन फिर भी उसने कभी दिल की नहीं सुनी। आज जब दिल को महसूस करते दिल पर बन आई, वो यहाँ आ गया। अल्लाह, वो मध्यम सिसकी में बोला था, बस एक लफ्ज़। फिर आंखों में पानी जमा हो गया था। वो ज़्यादा कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसके दिल बोल रहा था। वो माफ़ी मांग रहा था। मेरे पास सब कुछ नहीं है, ना हो सकता है, मुझे आपकी ज़रूरत है, प्लीज़ माफ़ कर दे मुझे, प्लीज़ अल्लाह जी। सिसकी लबों से आज़ाद हुई थी। वो 27 साल का लग ही नहीं रहा था। वो वापस 15 साल के बच्चे की तरह बोल रहा था। वो मानता था उसने गलत किया। मुझे मेरी बीवी वापस कर दे। मैं सब भूल जाऊंगा। मैं मानता हूँ मैं कमज़ोर हूँ। उसकी हथेली पर उसके एक आंसू गिरा, वही नदामत का एक आंसू। लेकिन वो भूल गया था अल्लाह तो माफ़ कर देता है, लेकिन पहले अल्लाह का बंदा तो माफ़ करे। उसने लरजते से सकते दिल के साथ चेहरे पर हाथ फेर लिया था। उसने कुछ ज़्यादा नहीं बोला था, ना ही बोला जाना था। वो बाहर निकल गया था। दिल गम से फटने वाला हुआ था। जमशेद खान माह को ढूंढने में लगे हुए थे जब उन्हें कॉल आई कि नवाब को उसके अड्डे पर देखा गया है। वो दरमियान में अटक गए। एक तरफ बाप का फ़र्ज था तो दूसरी तरफ मुल्क का। और फिर उन्होंने सफ़ीर साहब को कॉल की कि वो माह को तलाश करें, और वो ख़ुद हॉस्पिटल स्टेशन चले गए थे। वहाँ से टीम को लेते हुए वो नवाब के अड्डे की तरफ गए थे, जो रेड लाइट एरिया की तरफ था। वो किसी भी कीमत पर उसे पकड़ना चाहते थे। दूसरी जानिब सफ़ीर साहब ने खान बाबा को बोला था माह का पता करने को, और जो खबर उन लोगों को मिली थी वो भी सुहाने रूह थी, जो खुद माहिल के कहने पर कासिम ने उन्हें दी थी। सफ़िया बेगम को बगैर कुछ बताए हुए सफ़ीर साहब और खान बाबा उसे अस्पताल की तरफ गए थे जहां माह थी। वो तेज़ी से अंदर की जानिब बढ़े थे। वहां सामने ही अब कासिम खड़ा था। वहां अलेक्जेंडर नहीं था। कहाँ है माह? सफ़ीर साहब शोलाबार नज़रों से उस पर निगाह टिकाए हुए बोले थे। कासिम खामोशी से खड़ा था। माहिल ने उसे वहाँ भेज दिया था। मैम अंदर हैं, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। कासिम अब भी सर झुकाए हुए बोला था। सफ़ीर साहब ने परेशानी से खान बाबा को देखा था। घर फ़ोन मत करना, वो शिकस्त बेबस लहजे में बोले थे। वो जानते थे अगर सफ़िया बेगम को पता चला तो उनकी तबीयत भी ख़राब हो जाएगी। जब उनका खुद का ये मोबाइल बजने लगा था, उन्होंने बड़ी मुश्किल से ना चाहते हुए भी यस करके कान को लगाया। माह कहाँ है सफ़ीर भाई? सफ़िया बेगम की लड़खड़ाती आवाज़ से सफ़ीर साहब सख्ती से होठ भीज गए थे। माह ठीक है सफ़िया बहन, वो दवाइयों के ज़ेर असर सो रही है, आप लोग फिक्र ना करें, मैं इधर उस दूसरे अस्पताल में हूँ। उन्होंने मोबाइल पर गिरफ्त सक करते हुए झूठ बोला था। उनका खुद का दिल बहुत उदास था। वो समझते थे उनकी इस सिचुएशन को, क्योंकि वो खुद इस फेज़ से गुजर रहे थे। उनका बेटा उनकी इज्जत का दुश्मन बन हुआ था। मेरी बात करवा दें, दूसरी जानिब से बोला गया था जुमला। सफ़ीर साहब को लगा वो अब शायद रो दें। कितनी अजियत थी उन लफ्ज़ों में। वो दवाइयों के ज़ेर असर है, वो सो रही है, आप उसे आराम करने दें। वो सख्ती से लब एक दूसरे में पेवस्त करते हुए बोले थे। सफ़िया बेगम ने हुंकारा भरते हुए बस कहने पर इक्तफा किया था। उन्होंने फ़ोन रख दिया था। बेंच पर झुके कंधों से बैठ गए थे। वक्त बहुत जल्दी बदलता है, कभी हमारे हक़ में तो कभी हमारे खिलाफ। दोपहर से शाम हो गई थी, कोई भी घर नहीं गया था। सब लोग चुपचाप बैठे थे। उसके सिरहाने, वो भी तो खामोश थी, बिल्कुल चुप हो गई थी। बोलने लायक छोड़ा था क्या? आगा जी डिस्चार्ज करवाएं, आरजू इस सपाट लहजे में बोली थी। सब लोगों ने चौंक कर उसे देखा था। वो बेतासुर चेहरे से लेती हुई उसके सर पर बैठी थी, आंखों वीरान खुश्क किया। वो वही आरजू खान थी, तबाह कर देने वाली शरारतों में अव्वल। ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ कोई शरारत हो गई हो। वो शख्स आया और खामोशी से वापस चला गया। उसका क्या गया? सारे खसारे तो उससे हुए ना। बेटा तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी? आगा जी मोहब्बत से बोले थे। आरजू ने नज़रें उठाकर उन्हें देखा था। इन आंखों में क्या नहीं दे था, दिल चीरने वाली शिकवा, दर्द, अजियत, न जाने क्या क्या। आगा जी नज़रें फेर गए थे। पेपर हो रहे हैं आगा जी, और घर में शादी भी है। वो बहुत मुश्किल से हंसी थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। क्या वो हंस रही थी? अरे नहीं, वो रो रही थी। वो एक मुस्कुराहट के पीछे अजियत छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आरजू खान ऐसा नहीं कर सकती थी। वजह उसका दिल था, जो ऐसे अल्फाज बोलने पर ही तड़प गया था। आरजू कैसी बातें कर रही हो तुम? नूर बेगम ने उसका हाथ पकड़ते हुए उसे मसनूई आंखें दिखाई थी। वो धीरे से हंस दी थी। फेल हो जाऊंगी बड़ी मामा, प्लीज़।
आगा जान, यहाँ दम घुट रहा है मेरा, मुझे लग रहा है कि मैं मर जाऊंगी, मुझे घर जाना है। वो नफ़ी में सर हिलाते हुए बोली थी। बार बार पलके झपकने की कोशिश करते वो आंसू पीछे धकेल रही थी। रुखसार बेगम मुंह पर हाथ रखते हुए रो दी थी। मेरी किस्मत में यही था मामा। रो क्यों रही हैं? मैं आरजू खान उसे इजाज़त देती हूँ दूसरी शादी की, वो बोल गई थी। वो बगैर खुद की परवाह किए बोल गई थी। दिल ये एकदम ही बंद हो गया था, जैसे उसमें जान ना हो। फिर शिद्दत से धड़का था और ऐसा धड़का कि आरजू खान को फटता महसूस हुआ था। आरजू, रुखसार बेगम नम आवाज़ में बोली थी। वो हल्के से कंधे उचका गई थी। चले, मुझे घर जाना है, मुझे मेहंदी में शामिल होना है। आगा जान, चले ना, आप मेरी हर बात तो मानते हैं, प्लीज़ चले ना। अगर मैं ना गई तो वाकई मर जाऊंगी। धूमधाम से शादी करे। उसकी पहली शादी पर भी उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई थी। दिल ने पसलियों से सर पटका। वो उसे सरजनिश करने लगा था। वो क्यों बोल रही थी? वो अजियत लेना चाहती थी। वो हर हद से पार होना जाना चाहती थी। आगा जान ने उससे साथ लगाया और एक आंसू गिरा जैसे वो चुपके से साफ कर गई थी। वो बताना चाहती थी वो आरजू खान है, वो बर्बाद कर देने में मशहूर है, फिर चाहे वो खुद को बर्बाद ही क्यों ना करना हो। वो डिस्चार्ज हो गई थी। डॉक्टर ने बहुत मना किया था लेकिन वो बाजिद थी। शहीर साहब उसे सहारा दे रहे थे, वरना वो शायद गिर जाती। अब कौन जाने वो गिर किस वजह से रही थी, चोट की वजह से या इन जख्मों की वजह से जो उसके दिल पर लगे थे। वो लोग घर आ गए थे, गाड़ी से उतरे। उसने घर को देखा था। जान खान मेंशन का सजाया जा रहा था। अनवर खड़ा कई आदमियों को हिदायत दे रहा था। बस वो तो यही मर जाने को थी। वो कह रही थी वो उसे किसी और का होते हुए देखेगी। इतनी हिम्मत उसमें। सब लोगों के चेहरों पर सख्तपन उभर आया था। कर्ब से हंस दी थी। अपने बाबा के सहारे थी, वरना गिर जाती वो। आगा जान, प्लीज़ आप सब में से कोई भी उसे कुछ नहीं कहेगा। शादी में शिरकत करेंगे हम सब, वादा करें। उसने मजबूती से अपने बाबा को बाजू जकड़ लिया था। वो जानती थी वो जो बोल रही थी वो दिल कबूल नहीं करेगा। वो तो मोहब्बत करने लगी थी ना, मोहब्बत तो जो अजियत दे रही थी। काश वो अपनी सारी याददाश्त मिटा दे, काश वो कहीं गुम हो जाए। वो सड़कों पर उसे तलाश करे लेकिन आरजू खानदान या सफ़ीर खान को ना मिले। आगा जी ने उसके फैले हुए हाथों पर हाथ रखकर फिर से उसे वादा किया था। एक वादा उन्होंने पहले किया था जिसमें वो आरजू की मोहब्बत की खातिर उसकी शादी दानियाल से करवाने वाले थे। वो बाबा के सहारे आगे बढ़ गई थी। सर भारी हो रहा था। शुक्र था चोट ज़्यादा गहरी नहीं थी लेकिन कमज़ोरी थी। वो अंदर दाखिल हुए हर चीज़ को सजा दिया गया था। वो लब भीज गई थी। वो सख्ती से लब भीज गई थी कि कहीं उसकी सिसकी न निकल जाए। मुझे कमरे में जाना है, तैयार होना है, आप सब भी तैयार हों। वो जुकाम ज़दा सी सांस अंदर खींचते हुए बोली थी। उसकी बातें अजीब थी और फिर आरजू तो अजीब तर थी, ना सब कुछ संभाल लेने वाली लेकिन सिर्फ दूसरों की मुश्किलात में। अपनी बारी में वो बस रो देती थी हमेशा। और वो शख्स, आरजू ने कंधों की तरफ देखा था, कैसे शॉल उतार कर रख देता था अपनी, हमेशा उसके झुके सर को ऊपर उठाता था। आज उसने दिल ही नोच कर फेंक दिया था। शहीर साहब उसे कमरे में छोड़ आए थे। सब लोग ही कमरे में बंद हो गए थे। वो लोग आए हैं इसकी खबर अनवर ने दानियाल को दी थी। वो सर हिला गया। बस वो कब से वहाँ बैठे थे, हाथ को बाहम जोड़े हुए। घर की उन्हें पल पल की खबर मिल रही थी। वहाँ माहिल अभी तक नहीं आया था। कासिम भी वहीं बैठा था। सफ़ीर साहब का दिल घबरा रहा था। आखिर माँ उन्हें भी तो अजीज़ थी। जब डॉक्टर बाहर निकले तो वो फ़ौरन ही उनकी जानिब लपके थे। कासिम भी डॉक्टर की तरफ बढ़ा था, जिस पर सफ़ीर खान ने सख्त नज़रों से उसे देखा था। वो खामोश ही रहा था। अलेक्जेंडर ने उसे रहने को बोल कर गया था। वो उसके खिलाफ हरगिज़ नहीं जा सकता था। वो ढीठ बना रहा और फिर जल्दी से फ़ोन पर कुछ नंबर डायल किए थे। जहर तो निकाल दिया है हम लोगों ने, लेकिन थोड़ी देर हो गई थी। इनकी बॉडी सरवाइव नहीं कर पा रही है, पूरी नीली पड़ रही है। अब अगर इन्हें होश ना आया तो आई एम सॉरी। डॉक्टर ने सफ़ीर साहब के कंधे पर हाथ रखा। वो सॉरी बोल रहे थे। वो चले गए। दूसरी जानिब मोबाइल पर डॉक्टर की बातें सुनते अलेक्जेंडर के हाथ लड़खड़ा गए। बटरफ्लाई सिसकी निकली। वो फिर कई आंसू दूर खड़ी उसकी मगरूरियत सर झुका गई थी। ज़िंदगी उस पर हंसने लगी थी। उसे अपने दिल जलता हुआ महसूस हुआ तो बटरफ्लाई उड़ गई, उसकी कैद से रिहा हो गई। वो क्यों ज़िंदा रहना नहीं चाहती थी? वो जानता था वजह वो खुद था। बर्बाद कर दिया था उसने, वाकई बर्बाद कर दिया था। महक खान को ऐसे मारा कि वो तड़प तड़प कर मर गई। उसके कान साए साए करने लगे थे। दिल की रफ्तार मध्यम पड़ने लगी थी। वो बस खामोश था। चीख तो दिल रहा था, आंखें दास्तान सितम बयान कर रही थी। उसे वो दिन याद आया जब वो बड़ी मोहब्बत से उसके पास बैठी थी। वो सिगरेट पी रहा था। महा ने नाक सुकेड़ी थी। तुम तो सिगार पीते थे, वो कुछ सोचते बोली थी। उसने हमेशा उसके लबों में सिगार देखी थी। फिर कुछ दिन से सिगरेट देखकर वो पूछ बैठी, लेकिन मैं चाहता हूँ मुझे तड़प तड़प कर धीरे धीरे मौत आए। वो गहरा कश भरते हुए बोला था। फिर महा की तरफ देखा था जिसका चेहरा सफ़ेद पड़ने लगा था उसके इतने सुकून में बोले गए जुमलों पर। मतलब वो नासमझी से गहरा सांस भरते हुए बोली थी। सिगरेट की स्मेल उसके नथनों से टकराई थी।
सिगार इंसान को जल्दी मौत की तरफ ले जाती है और मैं पल पल तड़पाने का कायल हूँ, इसीलिए सिगरेट चुन ली है। उसमें इंसान आहिस्ता आहिस्ता मौत की तरफ जाता है। उसने फिर से गहरा खर्च भरा। महा हैरानगी और नम आंखों से उसे देखने लगी थी। वो कितनी आराम से मौत को बयान कर रहा था, वो भी खुद की। तुम्हें तो अंदाज़ा होगा बटरफ्लाई, तड़प तड़प कर अजियत हासिल करने का। सिगरेट फेंक कर वो उसकी काली आंखों में देखते हुए बोला था। महा बस साकत सी उसे देखे गई थी। वो सही कह रहा था, उसे तो अंदाज़ा होगा तड़पा कैसे जाता है, पल पल तड़पते मौत के जैसे महसूस किया जाता है। वो नीचे ज़मीन पर बैठ गया था, बिल्कुल हारे हुए शख्स की तरह। अब उसके ख्यालों में महा खान नहीं थी, वो अकेला हो गया था। तो यानी अल्लाह ने उसे माफ़ नहीं किया था। क्यों? क्योंकि अल्लाह की बंदी उसे सज़ा दे रही थी। वो उठना चाहता था लेकिन जिस्म जवाब दे रहा था। वो मजबूत अहसाब का मालिक शख्स बस खामोशी से फ़कीरों की मान ज़मीन पर बैठा था। वो मर जाएगी, वो आहिस्ते से बोला था। वो बोला और साथ ही दिल ने तड़पना शुरू किया था। सिर्फ सिगरेट ही नहीं पल पल तड़पाती, बस चंद लफ्ज़ भी हमें पल पल तड़पा सकते हैं, मौत की तरफ ले जा सकते हैं। वो उसके चेहरे को दोबारा नहीं देख पाएगा। वो सोच थी, वो क़यामत थी जो अलेक्जेंडर के वजूद पर गुजर गई थी। क्या हासिल किया उसने बदले से? ख़ुद को भी खो दिया और बटरफ्लाई भी उड़ गई। सब ख़त्म, फना। अलेक्जेंडर का सांस मध्यम पड़ने लगा था, आंखें सुर्ख होने लगी थीं। वो हिम्मत करते हुए उठा। उसे उठने के लिए दीवार का सहारा लेना पड़ा और बाहर की जानिब भागा था। वो उसके पास जाना चाहता था, वो उसे बचाना चाहता था। वो बहुत कुछ ऐसा चाहता था जो उसके इख्तियार में नहीं था। उसका दिल अल्लाह से इल्तिजा गो था, माथे पर पसीने के कतरे थे। इसका दिल बस एक ही दुआ कर रहा था, बटरफ्लाई वापस आ जाए उसके पास। वो बस भाग रहा था। फिर हाथ दिखाकर टैक्सी रोकी थी और उसमें बैठा गया था जैसे कल वो टैक्सी में बैठकर उसके पास आई थी, उम्मीद की आखिरी डोर लेकर, कच्चे धागे उसके पकड़ाने। लेकिन उसने क्या किया था? ठुकरा दिया था और अब वो ठुकराया जाएगा हर तरफ से, कई बार, 100 बार। हो तुझे इश्क हो खुदा करे और कोई तुझे इससे जुदा करे, फिर तू गली गली फिरा करे, फिर तो उसे तस्बीह में जपा करे, फिर तो उसी का नाम जपा करे, फिर मैं क्यों इश्क एक ढोंग है और तू नहीं नहीं कहा करे। ये लाइन मेरी सुनी हुई है। हर तरफ फूल थे, यूँ महसूस हो रहा था जैसे फूलों की वादियों में वो पहुंच गई हो। फिर एक जहान से भी वो गुजरने लगी थी। फिर फूल मुरझाने लगा, सूखे फूलों की पत्तियां ज़मीन पर गिरने लगी थीं, बिल्कुल उसकी तरह। वो भी तो मुरझा गई थी। एक शख्स की बेवफाई ने उसे कैसे टुकड़ों में तकसीम कर दिया था। शाम का वक्त था, हर कोई बड़े बोझल गम से लबरेज दिल के साथ तैयार हुआ था। माँ के पास सफ़ीर साहब और खान बाबा थे। आरजू ने आईने में खुद को देखा था, ऑरेंज कलर की फ्रॉक में, साथ हमरंग दुपट्टा कंधों पर फैलाए हुए, बालों को हल्के से कंधे पर कुछ लटे चेहरे की एतराफ़ थी। पाँव में हमरंग नाजुक सी सैंडल पहने उसने सोगवार आंखों में दर्द छुपाने को काजल की एक लकीर खींच ली थी। फिर दूसरी आंख में भी खुद का जायजा लिया और वो अच्छी लग रही थी, लेकिन शौक चंचलपन कहीं गायब था। उसने ड्रेसिंग टेबल पर हाथ रखते हुए गहरा सांस खींचा। वो किसी और का होने जा रहा था, ये सोची सुहाने रूह थी उसके लिए। कजा वो तो उसकी मेहंदी में तैयार होकर पहुंचने वाली थी। आरजू अपने नाम की पुकार पर उसने पलट कर देखा था। आयशा खड़ी थी दरवाजे में, अफसोस व शर्मिंदगी की बड़ी नज़रों से उसे देख रही थी। तुम ऐसा क्यों खड़ी हो लड़की? तुम्हारे भाई की शादी है, डांस नहीं करना है क्या? वो लबों को दबाए हुए फिर आंखें बंद करती हुई खोलती बहुत आम से लहजे में बोली थी। आयशा को लगा जैसे वो सिसक रही हो। वो लहजा जैसे दहाड़े मार कर रो रहा था। उसके लबों पर एक मुस्कुराहट थी। प्लीज़ आरजू। खानवीर पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं। आयशा आगे को बढ़ी थी, उसे गले लगी रोने लगी थी। आरजू ने सख्ती से लब भींचे, लेकिन आंखों के सामने धुंधलाहट छा गई थी। वो बार बार पलकें झपकने लगी थी। इसका हक शादी करना था। तुम क्यों रो रही हो? तुम थोड़ी कर रही हो। आरजू ने कर्जदा लहजे पर काबू पाते हुए उसे खुद से दूर किया था। उसके आंसू साफ किए। आयशा ने बेबसी से उसे देखा था। चलो चलिए, कल मेरा पेपर है, किताब भी खोलनी है रात को, वो धीरे से बोली थी। आयशा ने उसका सर को जानिब देखा था। वहाँ अब एक छोटी सी पट्टी बंधी हुई थी। मैं ठीक हूँ, वो मुस्कुराकर बोलती आगे को बढ़ गई थी। हालांकि उसे कई दफ़ा अपना सर चिकराता हुआ महसूस हुआ था, लेकिन वो सिरे से इग्नोर कर गई थी। यहाँ सर की परवाह किसी थी? परवाह तो दिल की थी जो बस मरने वाला हुआ था। वो बाहर गई। लॉन में कदम रखने से पहले ही एक गहरा सांस भरा, लेकिन आंसू का फंदा गले में अटक गया। वो लब भीज गई थी। अजियत ही अजियत थी, लेकिन मिल भी तो मनपसंद शख्स की तरफ से थी। वो आगे बढ़ गई थी, यूँ जैसे वो बहुत हिम्मत वाली हो, और ऐसा ही था। वो अपने शौहर को अपनी आंखों के सामने किसी और का होते देख रही थी। वो शौहर जिसने किसी और का बनने के लिए अपनी जान की धमकी दी थी।
लॉन की बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। सब लोग एक मायूस चेहरे से खड़े थे। अर्जुन ने नज़रें झुकाई हुई थी, नज़रें उठाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अगर नज़रें उठाती तो वो किसी और के साथ हो गया। दिल सोचते ही धड़कनों के साथ छोड़ने लगा था। फिर आरज़ू खान ने कमाल कर दिया। उसने पलकों की झालर उठाई, नज़रें उठी और वीरान हो गईं। खाली चीखती, अजियत देती नज़रें। आंसू कोशिश के बावजूद टूट कर गिर गया। कब टूटा पता नहीं। उसे अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ। वो लब भीज गई थी, नाजुक होठों से सिसकी निकली। दिल रोज सिसकी हुई नज़रें फेर गई। सामने ही वो वाइट कुर्ते में कंधे पर शाल रखे अपनी पूरी वजाहत के साथ बैठा था, और उसके साथ बैठी लड़की भी मेहंदी के जोड़े में मलबूस थी। वो रानिया थी, रानिया रफ़ीक। यार, दानियाल क्या पागलपन कर रहा है। मेहंदी की रस्म शुरू करें आगा जान, वो आगा जान को देखते हुए बोला था। अर्जू को अपने कान साए साए करते हुए महसूस हुए थे, और वो आई थी बड़े दिल की लड़की। उसे किसी और का होते देखने और चंद जुमले उसके सही नहीं गए थे। आगा जी ने करक्त नज़रों से दानियाल को देखा था, जो सुर्ख आंखें लिए बैठा था। आगा जी ने ना चाहते हुए भी बस एक वादे के चलते रस्म शुरू कर दी थी। वो सामने खड़ी थी और उसकी जगह पर कोई और था। दानियाल ने सामने देखा, आंखें दो पल को मिल गईं, फिर पलट गई थी। खाली हाथ छोड़ गई थी दो आंखें। वो कदम कदम आगे बढ़ने लगी थी, सर में उठते दर्द को भुलाए हुए। वो दर्द बहुत छोटा था, उस दर्द के आगे को दिल में उठ रहा था। वो स्टेज पर जाते हुए बिल्कुल उन दोनों के सामने खड़ी हो गई थी। रानी ने नज़र उठाकर उसे देखा था, जबकि दानियाल खान, सफ़ीर खान ने तो नज़रें हटाई ही नहीं थीं। और फिर आरज़ू खान ने खुद पर मज़ीद सितम किया था। वो धीरे से हंसी थी, नीचे झुकती और मेहंदी रानिया को लगा देती थी। दानिया की आंखें हैरान तासुर देने लगी थीं। वो मुड़ी और उसने दानियाल को देखते भी मेहंदी की रस्म अदा की। रुखसार बेगम बाकायदा रोने लगी थी। हर कोई उदास हो गया था। शादी मुबारक। वो हंसने की कोशिश करने को लगी थी, लेकिन हंसन ही नहीं जा रहा था। उसे देखता रह गया था। बर्दाश्त थी उसमें। कई लम्हे खामोशी की नज़र हो गए थे। वो स्टेज से नीचे उतरी। वो उसे जाता देखता रहा था। देखता रहा हो ही खामोश बैठे। म्यूज़िक लगाओ मिराज, वो मिराज को देखते हुए बोली थी, जो कहरालूद नज़रों से दानियाल को देख रहा था। उसके बात पर चौंका था। आरजू, वो लड़खड़ा गया और वो मुस्कुरा दी। उसने आईब्रो झुकाई तो गोया आरज़ू खान ने खुद को बर्बाद करना ही चाहती थी। वो देखना चाहती थी वो किस हद तक जा सकती है, और वो हर हद से गुजर जाना चाहती थी। इश्क मुबारक। मिराज म्यूज़िक सिस्टम के जाने बढ़ा जब वो बोली थी। मिराज ने बेबसी से सांसें खारिज की थी। ये वही सॉन्ग था जो उनकी शादी पर मिराज ने लगाया था जब दानियाल ने उसके घूंघट उठाया था, और आज आरज़ू खान फिर से वही लगाने को बोल रही थी। ऐसा लगता है कि तेरी ही आंखों जैसे आंखों में मेरी रह गई। कभी पहले मैंने सुनना ना सुनी जो ऐसी बातें कह गई। तू ही तू है जो हर तरफ मेरे, तो तुझसे परे मैं जाऊँ कहाँ। ए मेरे दिल मुबारक हो, यही तो प्यार है। ए मेरे दिल मुबारक हो, यही तो प्यार है। वो डांस करने लगी थी। अजीब थी वो, नहीं अजीब तर थी वो। उसके हाथ फिज़ा में थे, धीरे धीरे उसके स्टेप लेते। वो अजियत से नज़रें फेर गई थी, और दानियाल सफ़ीर खान मुठ्ठियाँ पीछे सुर्ख आंखों से उसे देख रहा था। हर कोई उसे असियत से देख रहा था। जहाँ पहल पहल तो आ मिला था, ठहरा हुआ वहीं मैं अभी। तेरा दिल वो शहर है जिस शहर से जाकर लौटा ना मैं कभी। लापता सा मिल जाऊँ कहीं तो मुझसे भी मुझे मिला देना ज़रा। मेरे दिल मुबारक हो, यही तो प्यार है। मेरे दिल मुबारक हो, यही तो प्यार है। वो आखिरी लाइंस पर घूमने लगी थी तो उसका दुपट्टा उसके कंधे से जुदा होता हुआ ज़मीन पर गिर गया था। वो आंसू बहाते घूम रही थी जब दानियाल मुठ्ठियाँ भींचते हुए स्टेज से नीचे उतरा। उसके पास जाते उसने उसका नाजुक बाजू पकड़े उसे रोक दिया था। वो उसे कहर ढाती नज़रों से देख रहा था, और वो खाली हेज़ल आंखों से दानियाल ने उसकी आंखों में झांका। आज काजल बिखर गया था, वो जबड़े भींच गया। फिर शाल कंधों से उतार कर उसके गिर्द फैला दी थी, और बस किस्सा तमाम। दो आंसू बगावत करते उसकी आंखों से गिरे थे। वो शख्स ना दूर जाने देता था, ना ही पास आने देता था। वो कर्ब से आंखें रगड़ गई थी। फिर नज़रें उठाकर उसे देखा। दिल शिद्दत से धड़का था, और फिर धड़कनें मध्यम पड़ने लगी थीं। वो आगे को बढ़ गई थी। वो उसके पास से गुजर गई थी, उसे साकत की। वो पलटा, और फिर उसने आरज़ू खान को खुद से जुदा होते देखा था। उसने औरत का कमाल ज़ब्त देखा था। आरज़ू ने अपने कंधों से शॉल उतार कर रानिया के गिर्द फैला दी। खान सांस रोक गया था। वो धीरे से हंस दी थी, स्टेज से उतरी और बगैर दुपट्टे को उठाए वो तेज़ तेज़ चलने लगी थी। फिर भागने लगी। अंदर की जानिब जाते अपने कमरे में बंद हुई थी। दरवाजे को बंद करते उसके साथ टेक लगाए वो मुंह पर सख्ती से हाथ रख गई थी। अजियत से सिसकियाँ कोशिश के बावजूद कमरे में गूंजने लगी थीं। वो आज उसे किसी और के हवाले कर आई थी, हमेशा हमेशा के लिए। दिल सोचते ही तड़पने लगा था, खून के आंसू रोने लगा था। फिर वो मुंह पर हाथ रखे हुए रोते हुए ज़मीन पर दोहरी होने लगी थी। अजियत से अपना दिल फटता हुआ महसूस होने लगा था। वो उठी और जाकर यूं ही बेड पर लेट गई थी, आंखों पर बाजू रखे। शायद वो सो जाए,
वो अज़ियत भूल जाए, वो उठे और सब ठीक हो, लेकिन नींद जो उसके मोहब्बत थी वो भी तो शायद आज रोई हुई थी उससे, रूठी हुई थी उससे। वो हारे हुए मुसाफिर की तरह हॉस्पिटल पहुंचा था और अब वो कदम कदम चलने लगा था, थके हारे शख्स की तरह। क्या कहा था उसने, मर जाओ, और क्या किया उस लड़की ने, मरने वाली हो गई। कजा के उसकी ख्वाहिश भी पूरी करने की हिम्मत रखती थी वो। तुम यहाँ क्यों आए हो, उसे यूं पागलों की तरह आते देख सफ़ीर साहब चीखे। कासिम ने परेशानी से उसे देखा था, और ये नज़ारा भी उसने पहली बार किया था, उसे यूं वीरान खाली देख कर, दुखी देख कर। बटरफ्लाई, वो उसे सर उठाए बोला था। उसकी आंखों में सुर्खी छाई हुई थी, आंखें नम थीं, लब कप कपा रहे थे। सफ़ीर साहब लब भीज गए। मर गई वो, सफ़ीर साहब सख्त लहजे में बोले, और फिर एकदम ही अलेक्जेंडर की आंखों में गुस्सा, वहशत, सफाकियत बिना लगे वो तंद्र तीर नज़रों से सफ़ीर साहब को घूरने लगा था। तुम्हारी वजह से। सफ़ीर साहब ने उसे देखते हुए जुमला मुकम्मल कर दिया था। वहशत, सफाकियत सब शर्मिंदगी और एहसास जुर्म में छुप गई थी। वो सही थे और वो इस बात को झुठला नहीं सकता था। उसने कासिम को जाने का इशारा किया। इसे बचा ले अंकल, प्लीज़ आप दुआ मांगे। मेरी नहीं सुन रहा अल्लाह, मैंने उसे की पाबंदी, उसकी बंदी का दिल दुखाया है। आपने मुझे कुछ नहीं किया, आप तो बोले अल्लाह को, प्लीज़। वो कर्ब से उनके कदमों में गिर गया था। नम आँखें उठा कर देखा, इल्तिजा थी उसके लहजे में, अज़ियत व कर्ब। वो मरने वाला हो गया था, जैसे उससे सांस ही नहीं आ रही थी। सच कहा है किसी ने, इंसान को तब कुदरत कदर होती है जब वो मैसर चीज़ खो देता है। वो नफ़ी में सर हिलाते हुए बोले। एक पल को वो हैरान थे, किस कदर घमंड देखा था इन्होंने उसके चेहरे पर, और आज का किस कदर अज़ियत व शर्मिंदगी थी उसके चेहरे पर। तो प्लीज़, मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ उससे, प्लीज़ उसे कहें ऐसा मत करें, मुझे एक मौका दे। लड़खड़ाते लफ्ज़, खौफ से भरपूर लहजा। कल वो सब को डरा रहा था, आज वो खुद डर रहा था। वो किस अज़ियत से यहाँ पहुँचा था ये वही जानता था। माफ़ी और तुम, हर अज़ियत की माफ़ी नहीं होती है। बेहतर है उसे उसकी आखिरी सांसें सुकून से गिनने दो। सफ़ीर साहब नज़रें फेरते हुए बोले थे, वरना वो शख्स इस कदर उजड़ी हालत में था कि सफ़ीर साहब को उस पर रहम आने लगा था, जो पागलों की तरह उनके पाँव में बैठा रो रहा था। बटरफ्लाई, वो चीखा था इतनी शिद्दत से कि हर किसी ने पलटकर उसे देखा था। वो चीखने लगा था, पागल हो रहा था वो। अब उसका मोबाइल बज रहा था। उसे कहाँ होश था उसकी, वो तो अंदर रूम में लेटी लड़की की सांसों की डोर की वापसी की उम्मीद लगाए बैठा था, फ़कीरों की तरह। वो दीवार के साथ टेक लगाए बैठ गया। सफ़ीर साहब खामोशी से बैठ गए थे। वो तो सफ़िया बेगम का सोच रहे थे, ना जाने क्या होगा उनके साथ जब माह की हालत का उन्हें पता चलेगा। जब आधे घंटे बाद कासिम उसके पास दौड़ते हुए आया था, अलेक्जेंडर, वो नीचे झुकते हुए उसे देखने लगा था। वो खाली नम आँखों से कासिम को देखने लगा। तुम्हारी तलाश ख़त्म हो गई, कासिम बोलकर सीधा हो गया था। उसकी आंखों में कुछ पल के लिए ज़िंदगी की भरपूर चमक दौड़ गई थी। फिर अज़बात में सर हिलाया। डॉक्टर को निकलते देखकर सफ़ीर साहब जल्दी से उनकी जानिब लपके थे, जो कुछ देर पहले माँ के कमरे में थे। शायद दुआ रंग ले आई थी। वो अब ख़तरे से बाहर थी, लेकिन बहुत वीक है। आप लोग उनका ख्याल रखना, डॉक्टर मुस्कुराकर बोलता हुआ चला गया था। सफ़ीर खान ने हाथ उठाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया था। वो किस मुसीबत से होश में आई थी, ना जाने किसकी दुआ लगी थी, शायद सामने बैठे फ़कीर की। बटरफ्लाई, वो सबको नज़रअंदाज किए हुए रूम के दाखिल हुआ था। सफ़ीर खान उसके पीछे उसके रोकने को बढ़े थे, जब माहिल ने सामने उसे लेटे देखा था। कैसे चेहरा जर्द हो गया था, जैसे सारा खून ही किसी ने निचोड़ कर बाहर निकाल लिया हो। माह ने खाली आंखों से उठाकर सामने देखा था। उसकी आंखें हैरत से फैल गई थीं। बटरफ्लाई, वो आगे बढ़ा जब माह बेड पर पीछे खिसकने लगी थी। क्यों आए हो यहाँ, दफ़ा हो जाओ, वो लब पीछे बोली थी। शदीद दर्द करने लगा था। उसके हाथ में ड्रिप लगी हुई थी। माहिल ने कर्ब से आंखें बंद की और वो आगे को बढ़ गया था। सारा खून किसी ने पूरा बाहर निकाल लिया हो। माह ने खाली आंखों से उठाकर सामने देखा था। माह ने नफरत से मुंह मोड़ लिया था। बटरफ्लाई, माफ़ कर दो प्लीज़। वो उसके हाथ को थामना चाहता था जब माह ने हाथ झटका। कमज़ोरी की वजह से उसका नाजुक हाथ काँप रहा था। मोहब्बत करता हूँ तुमसे, वो सर झुकाए हुए एतराफ़ कर गया था। माह ने चेहरा मोड़ कर उसे देखा था। खाली आंखें मज़ीद खाली हो गई थी, धड़कनें शिद्दत इख्तियार कर गई थी। अज़ियत से वो आंखें मीच गई थी। फ़र्क नहीं पड़ता, वो लब पीछे बोली थी। माहिल ने सर उठाकर उसे देखा था। वो संजीदा नज़रों से उसे देख रही थी। वो वही लौटा रही थी जो उसे मिला था। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, बाबा सही कहते थे, तुम नहीं सुधर सकते, मुझे आज़ादी चाहिए तुमसे, वो अटकते लहजे में बोली थी। वो पत्थर दिल हो रही थी। माहिल ने शदीद तनी रगड़ लिए उसे देखा था। उसके बात का मतलब समझते हुए जबड़े भींच गया था।
तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। बेहतर है मैं मर जाऊं ताकि तुम बेवा हो जाओ। हरगिज़ तुम्हें आज़ादी नहीं दूंगा मैं। तुम तो सांसें मांग रही हो मेरी। वो शिद्दत गरिया से सुर्ख होती आंखें लिए बोला था और रूम से निकल गया था। पीछे वो रोने लगी थी। शदीद तकलीफ़ हो रही थी। उसकी किस कदर अजियत में मुब्तला कर रखा था उस शख्स ने। सुबह वो तैयारी हुई, उसे पेपर देना था। वो यहाँ बहाने तलाश कर रही थी आज के दिन से बचने का, कुछ वाक़या, कुछ लम्हों से निजात का। वो कॉलेज यूनिफॉर्म में तैयार होती, मेडिसिन लेती हुई बाहर, काली बिल्कुल स्किन में सुकून में, चेहरे पर सुकून था और दिल में दिल टूट गया था। वो सुकून छोड़कर महसूस नहीं कर रहा था। वो सुकून छोड़ो कुछ भी महसूस नहीं कर रहा था। वो बाहर निकली तो निकाह की तैयारियां उरूज पर थी। दानियाल ने उसे यूनिफॉर्म में देखा, फिर उसके माथे पर बंधी हुई पट्टी को। उसके जाने बढ़ा। कहाँ जा रही हो? वो नरमी से बोला था, वही नरमी जिसकी आदत डाली थी उसने और उसी नरमी को अजियत में बदल दिया था खुद उसी ने। पेपर है मेरा, हर जगह फेल नहीं हो सकती। वो एक नज़र उसे देखते हुए बोली थी। आगे को बढ़ गई थी। वो उसे बहुत कुछ बावर करवा गई थी और ये भी सच था कि आरज़ू खान ने किताब को हाथ भी नहीं लगाया था। वो तो दोपहर में होने वाले निकाह के बचने के लिए जा रही थी ताकि वो इन अजियतनाक लम्हों का हिस्सा ना बने, वरना दिल कहाँ बर्दाश्त करता उसे किसी और के साथ। वो भी घर से निकली। आगा जी देखें क्या हो रहा है। आपने कहा था मेरी बेटी यहाँ रहेगी तो महफूज रहेगी। क्या किया दानियाल ने? वो तो दूसरी शादी कर रहा है। आप सब चुप हैं। रुखसार बेगम आज बर्दाश्त ना करते हुए चीख कर बोली थी। नूर बेगम ने उन्हें सहारा देना चाहा था जब वो उनका हाथ झटक गई थी। बोले आगा जी जवाब दें, आरजू के साथ गलत हो रहा है। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ मैं किसी को माफ़ नहीं करूँगी। रुखसार बेगम रोते हुए बोली थी। शहीर साहब ने उन्हें साथ लगाए हुए खामोश करवाना चाहा था लेकिन वो शिद्दत से रोने लगी थी। 1 बजे निकाह था और अब 12 बज रहे थे। मैं क्या करूँ? दानियाल मरने की धमकी दे रहा है और आरजू तुमसे दूर ना हो तभी मैंने दानियाल को चुना था। आगा जी बेहद ही खौफजदा और लहजे में बोले थे। वो लोग एक रूम में थे जब दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर सब ने चौंक कर दरवाजे की जानिब देखा था। मुकाबिल सख्त नज़र से उन सबको देख रहा था। गुले खानम को वापस लेने आया हूँ, वो बोला तो रुखसार बेगम ने फैली आंखों से उसे देखा था। जो खौफ उनके सीने में कब से था वो सामने खड़ा था। क्या मतलब है तुम्हारा? वो लड़खड़ाते लहजे में बोली। वो यहाँ से आरजू को लेकर गायब हो जाना चाहती थी, वही जो आप सब ने सुना है। सिर्फ इसीलिए मैंने सबको माफ़ किया है क्योंकि आपने गुले खानम का इतने साल ख्याल रखा है। वो चलता हुआ आगे आया था और सोफे पर बैठते गन मेज़ पर रखे और अपनी आदमी को दरवाज़ा बंद करने का कहा था। जिस पर वो दरवाज़ा बंद करते दरवाजे के आगे खड़े हो गया था। इतना शफ़ाफ़ दिल कैसे हो गया आप सब? वो आंखों में आंख की लपटें रखे हुए बोला था। रुखसार बेगम को अपना दिल बंद होता महसूस हुआ। पहले मेरी बहन और फिर मेरी कज़िन, दोनों को आप लोगों ने छीना। अगर मैं आपकी बेटी को पूरा सच बता दूं तो वो नफ़रत करेगी आपसे। सुना आपने सफ़िया खान? वो उंगली उठाकर बोला था। वो लोग नज़रें फेर गए थे। इन सब में से सिर्फ सफ़िया बेगम ने झुकाया था क्योंकि गलती भी तो उन्हीं की तरफ से हुआ था ना। मैं अपनी बेटी से नहीं दूंगी। रुखसार बेगम लड़खड़ाते लहजे में बोली थी। सर हिलाने लगी थी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। दिल फटने वाला हुआ था। वो धीरे से हंस दिया, जानलेवा हंसी। गुले खानम मेरी कज़िन है, मेरी खाला की बेटी, और आज मैं उसे वापस लेने आया हूँ। वो लब भेजते हुए लफ्ज़ों पर दबाव देते हुए बोला था। रुखसार बेगम ने दिल के मुकाम पर हाथ रखा था। वो भी सिर हिलाने लगी थी। आरजू मेरी वो बेटी है। सुना तुमने? आरजू मेरी बेटी है। शहीर बोले ना इसे, क्या बोल रहा है ये? आरजू मेरी बेटी है ना? रुखसार बेगम नफ़ी में सर हिलाती हुई शहीर खान का बाजू पकड़ते उन्हें झंझोड़ते हुए ज़्यादती हो रही थी। तुमने पहले मेरी एक पोती की ज़िंदगी तबाह की और अब दूसरी के पीछे पड़ गए हो। आरजू मेरी पोती है। रुखसार बेगम की बिगड़ती हालत को देखते हुए आगा जी सख्त लहजे में बोले थे। वो तंज़िया हंसा था। आपकी पहली पोती मेरी बीवी है और दूसरी मेरी कज़िन। क्या ये सच नहीं है? आपकी बहू का बाप मेरे खाला की मौत की वजह है। क्यों मिसेस जमशेद खान? वो हाथों को बाहम जोड़े हुए सख्त लहजे में बोला था। उसकी आंखें सुर्ख होने लगी थीं। वो लम्हे जैसे उसके जहन में चलने लगे थे। बेशक उसने इन अजियतनाक लम्हों को देखा नहीं था और वो एक तरह से ठीक था, वरना शायद वो अब भी बदले के आगे कुछ न दिखता। बोले सच नहीं क्या कि आरजू आपकी बेटी नहीं है? वो टेबल पर हाथ मारते हुए दहाड़ा था। रुखसार बेगम शिद्दत से रो रही थी। जिसका डर था वही हुआ था। आखिर आरज़ू उनसे दूर होने वाली थी। वो तो मर जाती। उनके सीने में दर्द होने लगा था, दिल बेचैन होने लगा था।
जब मेरी खाला इंग्लैंड से आई थी हम लोगों से मिलने, याद ही होगा आपको मिसेस जमशेद खान, आपको बहुत अच्छे से याद होगा। मैं भी क्या पूछ रहा हूँ, वो हमें ढूंढ नहीं सकी थी। कैसे ढूंढती, मेरे बाबा मामा तो मर गए थे ना। इसकी आंखों के सामने पानी की परतें चढ़ने लगी थीं। दिल में जैसे वापस कोई सुइयां चुभ होने लगा था। वो अजियत से आंखें मीच गया था। वो आपसे मिलने आई थी, लेकिन बदकिस्मती देखो उस दिन उन्होंने आपके हासिद बाप की बातें सुन ली थी, इसीलिए मार दिया ना। आपके बाप ने मार दिया उन्हें। उनकी 1 साल की बेटी तड़प रही थी, लेकिन आपके बाप को ख्याल नहीं आया। बोलो सच है कि झूठ। वो शीशे के टेबल को ठोकर मारते हुए शदीद घुर्राया था। रुखसार बेगम का सांस रुक गया था। सफ़िया बेगम सर झुका गई थी। वो मानती थी कि उनके वालिद ने गलत किया था, वो तो भूल गई थी, लेकिन अल्लाह अल्लाह नहीं भूलता। वो हमारे हर गलत काम का अंजाम दुनिया में या आखिर में हमें दे ही देता है। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, सच है या झूठ। वो वापस से दहाड़ा था, उसकी आंखों से आंसू गिरा था। तो खान मेंशन के एक पुराने मुलाजिम ने बहुत तलाश करने के बाद कासिम को इन्फॉर्मेशन दी थी। वो तो कब से गुल को ढूंढ रहा था। वो कैसे अपनी आनी से बातें करता था। उन्होंने ही तो बताया था एक गुड़िया आएगी, और अलेक्जेंडर ने उसे देखा भी नहीं था। उसे देखने से पहले ही सब खत्म हो गया था। सच है, सफ़िया बेगम रोते हुए बोली थी। तब उसे फेरी को उन्होंने अपने पास रख लिया था। शहीर साहब की शादी हुई, रुखसार बेगम माँ नहीं बन सकती थी, तभी उन्हें हेज़ल आंखों वाली गुड़िया दे दी गई थी। वो तो रुखसार बेगम की जान बन गई थी। उसे देखने बिना तो वो पागल होने लगती थी, और आज वो शख्स उस तक आन पहुंचा था। इसी बात का डर था इन्हें कि कोई गुल खानम को लेने ना आ जाए। इंग्लैंड से आने वाले गुल खानम के वालिद को ये बताया गया कि उनकी बीवी एक एक्सीडेंट में मर गई है, और साथ बच्ची भी। वो तो रोते रोते वापस चले गए थे, लेकिन अलेक्जेंडर की गैंग में एक आदमी ऐसा भी था जिसका ताल्लुक़ खान मेंशन के नौकर से थे। उन दोनों की बातों से आधी सच्चाई तो उसे पता चल गई थी, लेकिन गुल खानम कौन थी वो ही नहीं जानता था, और इसके पीछे क्या सच था वो जानना चाहता था। लेकिन मुलाजिम तक पहुँचने से पहले ही वो मर गया। लेकिन अलेक्जेंडर कहाँ रुकने वाला था। उसकी सारी डिटेल फिर उसके साथ काम करने वाले मुलाजिम को ढूंढता कितना अरसा लगा, और फिर वो अपने बदले में गुल खानम को तकरीबन भूलने लगा था। लेकिन महा खान फिर सब वापस ले आई। इसका बदला और इसके कज़िन एक ही जगह थे। बस वो जानना चाहता था गुल खानम को मार दिया था या फिर वो ज़िंदा थी। वो इंग्लैंड तक गया था उसकी कोई तस्वीर लेने, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन लेने, और आखिर जिस दिन महा खान हॉस्पिटल में थी उस दिन उसे गुल खानम मिल गई थी। आपकी बेटी कहती है मैं बुरा हूँ, उसे जाकर बताएं कौन बुरा है। उसे बताएं आप लोग कितने शरीफ हैं। सिर्फ आप लोग इस वजह से ज़िंदा हैं कि गुल खानम को आप लोगों ने कुछ नहीं किया है, और दूसरी, मैं इस मुकाम पर खड़ा हूँ जहाँ बदला लूँगा तो ज़िंदा नहीं रहूँगा। गौर से सुने, माहिर राना ने आप लोगों को माफ़ किया। वो आंखें बंद करते हुए खौलते सर्द लहजे में बोला था। वो सख्ती से लब भीज गया था, दांत कच करते वो आंसू रोक लेना चाहता था, वो अजियत दबा लेना चाहता था। लेकिन गुल खानम अब यहाँ नहीं रहेगी। मेरी कज़िन को बहुत तकलीफ़ पहुँच रही है यहाँ। वो तंज़िया हंसा था और उठ गया था। रुखसार बेगम ने रोते हुए नफ़ी में सर हिलाया। उसने गार्ड्स को इशारा किया। उन्होंने सर हिलाते दरवाज़ा खोल दिया था, और दरवाज़ा खोलते तो सामने वो निचले लब दांतों तले दबाए खड़ी थी। वो अपना आधे से ज़्यादा पेपर छोड़ आई थी, और बाकी पता नहीं कैसा गया होगा। जब रूम से आती शोर की आवाज़ पर वो दरवाजे में खड़ी हुई थी। आरज़ू खान हमेशा दूसरों की बातें क्यों सुनती थी। हर कोई सशद चेहरा लिए उसे देख रहा था। चलें, उसने माहिल को देखा था, और रुखसार बेगम को अपना दिल बंद होता महसूस हुआ था। कोशिश के बावजूद उसकी आंखों से आंसू बह गए थे। वो अजियत और हैरत से घर वालों को देख रही थी। आरज़ू तुम कहीं नहीं जाओगी बेटा। रुखसार बेगम पागलों की तरह आगे बढ़ी थी। वो तो उनकी प्यारी बेटी थी। वो उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए बोली थी। आरज़ू ने सिसकी भरी थी। इसीलिए आप लोग दानियाल से मेरी शादी करवाना चाहते थे, और मैं पागल, मुझे उस शख्स से मोहब्बत हो गई। क्या हुआ, मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोली थी। वो रो दी थी, आंसू आंखों से बह निकले थे। रुखसार बेगम ने नफ़ी में सर हिलाया था। उसने उनका हाथ अपने चेहरे से हटा दिया। मैं खुद को बर्बाद होते देखना चाहती हूँ। चले, निकाह हो रहा है आपके लाडले भतीजे का। वो धीमा सा हंसी थी, आंसू साफ किए रुखसार बेगम का हाथ पकड़ा था। वो चलने लगी थी, फिर कोई उसके पीछे बाहर निकला। हॉल में निकाह का इंतज़ाम था। काजी साहब आ चुके थे। दुल्हन बनी बैठी थी, दूल्हा बैठा था। दानियाल ने सुर्ख होती आंखों से उठाकर उसे देखा था। काजी साहब शुरू करें निकाह, वो गहरी सिसकियां भरते बोली थी। फिर वो लब भीज गई थी। आरज़ू खान ने सब्र का दामन पकड़ लिया था। उसने दानियाल सफ़ीर खान को चारों शाने चीत किया था। वो कमाल ज़ब्त से खड़ी थी, बगैर आंसू चेहरे पर लाए।
रानिया रफ़ीक वल्द मोहम्मद रफ़ीक, क्या आपको दानियाल सफ़ीर खान वल्द मोहम्मद सफ़ीर खान से 10 लाख हक महरी निकाह कबूल है? काजी साहब ने निकाह पढ़वाना शुरू किया था। रानिया ने घूंघट के पार खड़ी आरजू को देखा था। कबूल है, कबूल है, कबूल है, वो बोल गई थी। आरजू के हाथ की गिरफ्त अपनी माँ के हाथ पर सख्त तर हो गई थी। आंखों में पानी तैर गया था। दिल शिद्दत गम से रुक गया था। वीरान आंखों से दानियाल को देखा। आरजू खान मर गई, उसका रूह ज़ख्मी हो गई थी। दानियाल सफ़ीर खान वल्द सफ़ीर खान, क्या आपको रानिया रफ़ीक वल्द मोहम्मद रफ़ीक से ये निकाह कबूल है? काजी साहब ने दानियाल को देखा था। वो नज़रें फेरे बैठा था। आरजू का दिल एकदम ही थम गया, आंखें साकत हो गईं। कबूल है, कबूल है, कबूल है। इश्क दानियाल, वो बोल गया। आरजू ने रुखसार बेगम का हाथ छोड़ दिया था। दिल पर जो रख गया था, शिद्दत से धड़कना पागलों की तरह वो साकत वीरान आंखों से उसे देखने लगी थी। आंसू बाहर आने को मचल उठे थे और वो नहीं उन्हें अंदर रोकने की कोशिश करने लगा था। कानों में उस शख्स ने पिघला शीशा उंडेल दिया था। और फिर आरजू खान ने खुद की बर्बादी को देखा था। उसने अपनी मोहब्बत को ख़त्म होते देखा था, उसे किसी और का होते देखा था। आरजू खान हद से पार खड़ी थी। वो सख्ती से लब भीज गई थी। दिल था कि यहीं बैठकर रो दहाड़े मार कर रोने को कर रहा था, लेकिन वो अब दिल की सुनने कहाँ वाली थी। चलो माहिल, वो पलट गई थी। उसने माहिल को कहा। वो जाने लगी थी। सारी सच्चाई तो आगा जान ने दानियाल को बता दी थी कि आरजू इस घर की बेटी नहीं है। बहुत पहले वो खड़ा उसे जाते देख रहा था। आरजू लब फड़फड़ाए वो सख्त लहू रंग आंखों से उसकी पुश्त को देख रहा था। वो चल रही थी, वो रुकी नहीं थी। वो रुक कर रोना नहीं चाहती थी, वो रुक कर मरना नहीं चाहती थी। अगर तुम गई तो तुम हमेशा के लिए मुझसे अलग हो जाओगी, वो जबड़े भीषे बोला। आरजू खान रुक गई, पलके झपकाते आंसू पीछे धकेलने लगी थी, फिर पलट गई। इसने दानियाल की नीली आंखों में देखा था, जिसके किनारे सुर्ख हो रहे थे। हा 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 हा, एक कहकहा लगाया तो आंसू उसके आंखों से फिसलकर ज़मीन पर गिर गया। जिस दिन आपने किसी और का सोचा था, उसी दिन हम अलग हो गए थे। ये तो बस फॉर्मेलिटी है खान, खैर निकाह मुबारक हो। वो सर को जज्बात में हिलाकर मुस्कुरा कर बोली थी, तुम मुझे खो दोगी। वो जाने लगी थी जब वो फिर से बोला था। आरजू ने नीली आंखों में देखा था। हेज़ल आंखें अब आंसुओं से लबरेज हो गई थी। गले में फंदा सा अटक गया था। गले में गिल्टी से उभर कर मरदूम हुई थी। खो दिया है खान, वो मध्यम आवाज़ में बोली थी। टूटी बिखरी हालत में वो आंखों मीच गई थी। वो लब भीज गई थी। बस हिम्मत ख़त्म। अब अगर रुकती तो शायद मर जाती। आप सब ने बहुत गलत किया है मामा। आप नाराज़ हुई थी ना जब मैंने इनकार किया था? बाबा आप भी सब गलत हैं। मेरे आप सब से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और एक जो ताल्लुक़ मुझे यहाँ बांधे रखा है ना। वो रुक गई। बोलते बोलते आंखों में मज़ीद पानी भर गया। ज़बान साथ देने से इनकारी हो गई थी। दिल रूठ कर बैठ गया था। कैसे बात कहेगी वो? उसकी आती जाती सांसों में बसा था वो शख्स। वो भी मैं तोड़ दूँगी। और फिर दिल को नज़रअंदाज किए, सांसों की परवाह किए बगैर वो अज़ियत से अल्फाज अदा कर गई थी। आंसू टूट कर गिरा था। वो पलट गई थी। वो दूर चली गई थी। आरजू चली गई थी और दानियाल से दूर चली गई थी, दूर, दानियाल से दूर। मैं ज़िंदा जला दूंगा, खुद को भी और तुम्हें भी। तुम्हारी गलत फहमी है, तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं मार दूंगा, खुद को भी और तुम्हें छोड़ने की नौबत आई तो। वो पीछे से दहाड़ा था, साथ ही टेबल को ठोकर मारी थी। वो हंसी, अजियतनाक हंसी, फिर वहाँ से चली गई थी। वो दोनों कज़िन बहुत ही ख़तरनाक थे, जालिम, सफ़ाक, दिल चोट खाए हुए। और वो ऊपर 3rd फ्लोर के फर्स्ट रूम में चला गया था। रुखसार बेगम सिसकियों से फर्श पर बैठी रोने लगी थी। रोते रोते ही वो बेहोश हो गई थी। आगे का नॉवेल मैं अब लास्ट पार्ट में कंटिन्यू करूँगी। उम्मीद है आप सभी को ये पार्ट बहुत ही गज़ब लगा हो, बहुत ही मज़ेदार लगा हो। और इस पार्ट को कंप्लीट करने में मुझे कितनी मेहनत लगी है सिर्फ मैं जानती हूँ। स्टार्टिंग का 1/3 पार्ट, लमसम 40 मिनट का पार्ट मैंने पता नहीं कितनी बार पढ़ा है, 6 से 7 बार, बट माइक में आवाज़ ही नहीं आ रही थी। इतनी मुश्किलों से मैंने इसे कंप्लीट किया है, इसीलिए ये इतना डिले भी हो गया। बट फाइनली अब ये दानियाल और माहिल को तो फ़िलहाल चलो सज़ा मिल ही गई। अब दानियाल को भी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। जाहिल इंसान ने करा क्या है? दूसरी शादी कहाँ से आ गई भाई? क्या तो मोहब्बत की शादी थी ऐसी, इतनी मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, रह नहीं सकता, ऐसा वैसा। अपने ही एम्प्लॉय से शादी करके बैठ गया। मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा दानियाल पर। चलें अब नेक्स्ट पार्ट के साथ इसे कंटिन्यू करेंगे, वो लास्ट ही होगा। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया हो। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने रिव्यू कमेंट में दीजिएगा। चलिए मुझे अपनी दुआ में जब तक के लिए याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।